21 का ट्वीट राहुल गांधी का शेयर करते हैं। आज से कई साल पहले ही राम मंदिर के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है या जिस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बहुत पहले सवाल उठाए थे। क्योंकि उन पे टारगेट यही होगा जब चुनाव आएगा कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह की पोजिशनिंग जानबूझ के कर रहे हैं। पहले विधानसभा में किया, फिर लोकसभा में किया, अब शंकराचार्य जी से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। ये बड़े नेता जो हैं बीजेपी के बोले कि नहीं ये हमारे मित्र हैं, अगर ये डगमगाए नीचे गिरे तो हम तुरंत हाथ दे के इनको खींच लेंगे। तो हमने पूछा पार्टी ज्वाइन करा लेंगे क्या? अब यूपी में भी कह रहे हैं कि वक्फ में नॉन मुस्लिम लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो क्या ये इस पूरे विवाद से नजर भटकाने के लिए? सीधी बात, नो बकवास। एक बात, E20 पर सरकार बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। इस बार कच्चे घड़े पे या कहें पक्के घड़े पे सतलुज पार कर पाएंगे क्या दिलजीत दोसांझ, और इनकी वजह से चुनाव पे कितना असर पड़ा? सुन रहा था रवनीत सिंह बिट्टू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ी बातें कही। और या बहुत सारे लोग अभी कि बड़े सारे क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं दिखाया जी, आपने वो क्यों नहीं दिखाया जी। भैया एक पिक्चर होती है, पिक्चर का एक स्क्रिप्ट होता है और उसी पे चलता है, मैग्नम ओपस नहीं बन रहा होता है। इसमें जो कंटेंट है वो किसके दौर का है? कांग्रेस के टाइम का? कांग्रेस के टाइम का। तो उसमें अगर बीजेपी को इससे क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी तो आखिर क्यों? तो वही नेशनल सिक्योरिटी। मैं बता रहा हूँ ना परेशानी क्या है, मैं बताता बताता हूँ ना। तुम इतने भोले हो कि सियासत पे भरोसा कर रहे हो। ये सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, जरा भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। जेल चले गए तो 30 डेज के अंदर आपको इस्तीफा देना होगा। ये नहीं चलेगा कि भाई जेल से सरकार चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि केसेस वेसेस की बात है, तो इसी को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस बिल की बात है, जो मुझे लगता है दोबारा इस बार हम संसद सत्र में देखेंगे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। तो ये बताओ कि इस बार का संसद का अधिवेशन, मुझे लग रहा है मानसून सत्र भी हंगामे की बारिश में भीगेगा। नहीं भीगेगा सर, बिल्कुल। क्यों? कई सारी छतरियां खोल के बीजेपी खड़ी रहेगी, बड़े बड़े बिल हैं जो लाएंगे वो। क्यों? ये जो राम मंदिर, डिटेल नहीं, एपिसोड भी तो देखना है लोगों को। जरा आप डायरी भी बंद कर दो। और डायरी बंद हो जाएगी तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। ये डायरी में ही तो सारा आप इतने अच्छे वक्ता हो, इतना अच्छा बोलते हो, डायरी का आपको अरे दरकार है। नहीं, डायरी की भी जरूरत पड़ती है। अटल जी जब पीएम बने थे उसके बाद वो भी लिखा हुआ भाषण पढ़ने लग गए थे। सारा हुक लगा के रखते हैं ना, ताकि लोग सुनेंगे लास्ट तक। ए, ये पीयूष नहीं आया अभी तक? वो आजकल क्या है ना सर, बीजेपी के अंदर की खबरें कई सारे लोग बता रहे हैं, तो पीयूष भी कुछ वही ढूंढने गए। अच्छा, खुदाई हर जगह चल रही खुदाई हर है, जगह जो चल चाहता है वही खोदना शुरू कर देता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता भी है। चलो भाई, हमारा टाइम शुरू हो गया, पीयूष आएगा तो उसको भर्ती कर लेंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आज हमारे साथ ये सारे लोग, पीयूष नहीं है बस खाली, और अमित भारद्वाज है, ऐश्वर्या पालीवाल है, राहुल गौतम है और मैं आपका दोस्त संजय शर्मा। राहुल बस अभी थोड़ी देर में, पीयूष अभी थोड़ी देर में बस आने ही वाला है, क्योंकि जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया कि बीजेपी से वो आखिरी मुलाकात एक दो नेताओं से करने के बाद आखिरी? वो यहाँ आज के दिन की आखिरी, अभी की आखिरी। तो अब हम सबसे पहले तो इस एपिसोड में हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, एक मुद्दा तो ये है कि क्या दिलजीत दोसांझ सतलुज पार कर पाएंगे? बड़ा क्योंकि सवाल है। सतलुज को लेकर पंजाब में जितना हंगामा है, बाकी देश और दुनिया में राम मंदिर को लेकर हंगामा है। राम मंदिर को लेकर नहीं, कहें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उसमें जो अभी तक चीजें आई हैं और लगातार आ रही हैं, यानी प्रवाह बढ़ता जा रहा है, तो इसमें कितने लोग और शामिल हुए हैं, कितने लोगों के नाम, बैंकों के नाम, लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा नितिन नबीन, इनके बात करेंगे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए उसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब बीजेपी को देने पड़ रहे हैं। और लीजिए साहब, पीयूष आए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक और चीज जो सामने आ रही है, वो भाई तो आ ही जा पहले। वेलकम वेलकम ये वेलकम। भी तो उत्तर प्रदेश का इसका पुराना नाता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने हिसाब से चल रही है, जिसमें जैसे अपने अपने राम हैं सबके, वैसे अपने अपने शंकराचार्य भी अपने अपने हिसाब से लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो अखिलेश यादव आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और दोनों मिलकर सरकार को घेर रहे हैं। टीएमसी जिसमें रायता फैलता ही जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या से। और अवध में क्या चल रहा है,
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को लेकर जांच कहां तक आगे बढ़ी है, कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं। आमतौर से जो अपराध में जितने लोग शामिल होते हैं उसको लोकल भाषा में कांडा करना कहते हैं। तो कितने लोग कांडे हो गए हैं, इस पर ऐश्वर्या से ही शुरू करते हैं। ऐश्वर्या, देखिए, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि सीईओ बनेंगे, वो बात पे तो मोहर लग गई, तो वो तो भविष्यवाणी सच हो गई। अब सीईओ जो बनेंगे उसके अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक सबसे प्रचंड चीज़ जो सीईओ में होनी चाहिए कि वो बड़े राम भक्त होने चाहिए। तो क्या आप कोई ऐसे ऑफिसर ढूंढने जाएंगे जिनका कोई ऐसा इतिहास रहा हो कि भाई वो अयोध्या से एसोसिएटेड हो, या फिर कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेंगे? ये देखने की बात होगी। मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी मुझे लगता है इसको अपने हिसाब से बुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी, राहुल। लेकिन इसमें कांग्रेस कॉशियस नजर आ रही है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं घुस बता रही। रही थी बड़े राम भक्त होंगे, तो ये तो प्रयोग करके देख लिया ट्रस्ट ने। क्या बड़े राम भक्त पटवारी जी को देख के, और अब कितना बड़ा विवाद और बवाल खड़ा हो गया। देखिए, कांग्रेस का देखिए, अगर आप देखें कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जो नेता हैं, वो एक 2021 का ट्वीट राहुल गांधी का शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने मतलब आज से कई साल पहले ही राम मंदिर के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है या जिस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बहुत पहले सवाल उठाए थे। तो वो तमाम जो नेता हैं, अब जब से ये चंदा चोरी की बात आई है, उनका वो पुराना ट्वीट शेयर करके ये बताते हैं कि देखिए, राहुल गांधी ने चिताया था, जैसे राहुल गांधी ने कोविड के लिए चिताया, राहुल गांधी ने चाइना के लिए आपको वार्न किया, तो उन्होंने आपको राम मंदिर के बारे में भी बताया था, लेकिन आप जाहिर है जनता जो है वो साथ में नहीं आई। तो कम से कम कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये पहला ऐसा इशू है जिसमें उनको फायदा होगा। क्यों, मैं बताता हूं थोड़ा सा। कांग्रेस ये मानती है कि लाखों देश में व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स हैं जो कि बीजेपी के इकोसिस्टम चलाता है। ठीक है, उसमें बीजेपी के ही लोग होते हैं, आरएसएस के लोग होते हैं, वीएचपी के लोग होते हैं, उसमें कांग्रेस की तो कोई वॉइस होती नहीं है उन ग्रुप्स के अंदर। लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर भी राम मंदिर चोरी की बात हो रही है। तो पहली बार कांग्रेस वहां पे है नहीं उन ग्रुप्स के अंदर, लेकिन वहां पर बीजेपी को और तमाम जो संघ परिवार है उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है। अच्छा, उनको ये भी लगता है कि जो हमारा वोटर है, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, वो शायद उसको इतना फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। और जो ये चोरी का जो मामला है, इससे बीजेपी को डैमेज हो रहा है। वो तो बार बार एक बात और पूछते हैं कांग्रेस वाले, वो बोलते हैं कि इतना चल कैसे रहा है, कि कहीं ना कहीं तो शाह है ना। वो बोलते हैं भाई आप देखिए सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों पर उनको लगता है कि ये अंदरूनी लड़ाई है संघ की, बीजेपी की, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक सक्सेशन वॉर चल रहा है और इसीलिए दिक्कत आ रही है लोगों को। मेरी जो कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि नवंबर दिसंबर तक सेटल डाउन हो जाएगा मामला, रिपोर्ट भी आ जाएगी। हाँ, उससे क्योंकि आगे चुनाव है ना, तो चुनाव में ये इसको सबोटाज करने के लिए इन आरोपों को और इस हमले को, ये नवंबर दिसंबर तक जिनको अंदर करना वो अंदर हो जाएंगे, जिनको बाहर रहना वो बाहर रहेंगे, और जो रिपोर्ट आनी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी सारी धूल छंट जाएगी। नवंबर दिसंबर तक अगर ये इशू जिंदा रहा तो जाहिर है बीजेपी को नुकसान तो होगा सर। नहीं, ये इशू तो उससे पहले वही मैं कह रहा हूं, अगर ये मैक्सिमम नवंबर दिसंबर तक वो कह रहे हैं कि उससे पहले ही सारा सेटल डाउन हो जाएगा, और ऐसा होगा कि फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे आ जाएंगे। और ऐसे भी आम जनता हो या मीडिया हो, उनकी स्थिति बच्चों जैसी होती है, एक खिलौने से बहुत जल्दी मन भर जाता है, जैसे नया खिलौना आता वो फेंक देता दूसरा। ऐसा नहीं है, ये राहुल गांधी और विपक्ष का एक ट्रेंड रहा है, आपको याद होगा, चाहे राफेल हो, चॉपर स्कैम हो, इनको तो लेके ये लोकसभा इलेक्शंस में तो बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया ही है। और जो इंसान है उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। वो हर बार जो है ये आदमी भूलना चाहता है पुरानी चीज़ों को, और नई चीज़ जब आती तो उसमें पूरा उसका मन लग जाता है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो आपको राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको लेकर अखिलेश यादव, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी पार्टियां होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की जो विपक्षी पार्टी होंगी, वो सारे इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे और इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। उसका रीज़न आप ये समझिए ना, क्यों? क्योंकि बीजेपी एक का जो कोर वोटर है, और जो बीजेपी की जो मेन आइडियोलॉजी है वो क्या है? हिंदुत्व।
और हिंदुत्व पर ही सबसे ज्यादा प्रहार इन लोगों की तरफ से किया जाएगा कि ये बताने की बीजेपी हिंदुत्व पार्टी नहीं है और बीजेपी के राज में ही चंदा चोरी हुआ है। लेकिन उसको लेकर अगर सेटल करने की बात है भी नवंबर दिसंबर तक, तो भी चुनावों में इसका पूरा पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव जरूर उसको उठाएंगे। चंपत राय जी ने अपनी चुप्पी तो तोड़ दी है, लेकिन इसके बावजूद जो मुलाकातें चल रही हैं वहां पे, तो क्या उनको आगे चुप कराने के लिए, आगे बताने के लिए क्या मुलाकातें चल रही हैं? क्योंकि जब इस्तीफा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ट्रस्ट के लोग उनसे मिल रहे हैं, तो ये क्या विपक्ष को इससे बल मिलेगा? विपक्ष देखिए, सिंपल बात जो पीयूष कह रहा था वही मानता है। आप कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए कि आपका जो कोर कॉम्पिटेंस था, मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड के अंदर ये चंदा चोरी का वायरस आके लग जाए, ये विपक्ष का मानना है। और इसको अब अभी जब मैं आ जा रहा था, सुबह सुबह की बात बताता हूँ, मैंने एक समाजवादी पार्टी के सीनियर सांसद से बात की, तो मैंने कहा ऐसा हो जाएगा क्या, सवर्ण वोट बैंक बीजेपी से छट के आपकी तरफ आ जाएगा, इतना भी कोई नुकसान हो रहा है क्या? तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात मुझे कही कि देखिए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन युद्ध में जो सैनिक होता है, सोल्जर होता है, उसका मोराल सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है कि उसके अंदर कितना एंथुसियाज्म है। और जो सवर्ण अगड़ी जाति का वोट बैंक है, उसका एंथुसियाज्म राम मंदिर चंदा चोरी की वजह से नीचे गया है, इसका फायदा हमको मिलेगा। वो एक्टिवली नहीं निकलेगा, फिर चुनाव में एक्टिवली नहीं निकलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि चेंज आप ना स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्दी देखेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, कार्रवाई आप ये नहीं कह सकते और जल्दी हो सकती थी, भाई इससे जल्दी क्या होती। सीसीटीवी फुटेज भाई वो बाहर आया ही है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। मुझे लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये समझे हैं कि ये बहुत बड़ा डेंट सिर्फ हिंदुज़म नहीं, ओवरऑल सनातन पे पड़ा है। वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, और इंटरनल बातों में आया है कि भाई कहीं ना कहीं आपको इससे झटका लगेगा। वो आप सोचो कि नहीं लगेगा। आई थिंक 15-20 सीट्स लगभग ऐसी हैं जिस पे इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इसीलिए आप देखोगे कि बिफोर इलेक्शन इसका जो रिजल्ट है, और आपने देखा होगा कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी अभी बयान दे दिया कि जो भी कोई एक्चुअल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है, आप देखोगे और बहुत पब्लिक पनिशमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुपचुप आपने पीछे कुछ कर दिया, भाई सब चीज़ें खत्म हो गई और आगे कुछ नहीं आया। मुझे लगता है पनिशमेंट विल बी वेरी पब्लिक, ताकि आप एक मैसेज भी सेंड आउट करें कि अगर इस तरीके का चीज़ होगी तो। ऐश्वर्या, तो चाबी जो रखी थी जिसने, उसको तो सजा मिलने वाली है, लेकिन जो चाबी देने वाले हैं उनको भी सजा मिलेगी क्या? मुझे लगता और है जिस तरह से मिलेगी, मुझे लगता है मिलेगी। जिस तरह से वो बैंक मतलब अभी तक तो एसबीआई था, अब कई 7 बैंकों तक ये हवा जा रही है, क्योंकि इन सारे लोगों ने जो आरोपी हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे बैंक खातों में अपनी रकम ट्रांसफर करते थे और वही हैंडल करते थे उन खातों को। तो उन बैंकों से भी बात की जा रही है कि जो खाताधारी है, जैसे इन आरोपियों के रिश्तेदार हैं, तो उनके खाते कोई दूसरा कैसे हैंडल कर रहा था। हाँ, तो बैंक ऑफिसर से पूछताछ की जाएगी। उसके अंदर आप देख लेना कि जो जब जो बीजेपी का जो मानना है कि बहुत ही पब्लिक तरीके से, क्योंकि देखिए ये पब्लिक ही हो रहा है ना सब कुछ, मेजॉरिटी तो सब कुछ सब बाहर ही आ चुका है। तो रिएक्टिव है ना रिएक्शंस, प्रोएक्टिव रिएक्शंस नहीं थे। हाँ, प्रोएक्टिव नहीं था रिएक्शन। तो अब ये तो सब अब हो गया है। तो अब आपको अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, चोरी किया है, बीजेपी नहीं होती, सपा बसपा होती, तो भी सजा तो उन लोगों को होती ही। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल है ना। लेकिन आपका जो कोर कॉम्पिटेंस था या कोर प्लैंक था, हिंदुइज्म या सनातन धर्म, राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस खुद बोलती है कि भाई बीजेपी ने जगह गांव-गांव में जाकर इसको लेकर एक माहौल बनाया है, जिसका फायदा उनको 2014 के अंदर मिला। और उसके बाद आपने क्या दिया वापस? आप मतलब विश्वास जो है लोगों का, जो लोगों ने चीजें वहां पे दी, हालांकि मेरे को बताया गया कि तमाम चीजें उन्होंने डिस्प्ले पे डाल दी। जिन जिन चीजों को लेकर रामचरितमानस लगभग 3000 ऐसे वो तमाम चीजें डाल दी। लेकिन जो ये पैसा रिकवर हो रहा है या लोग पकड़े जा रहे हैं, ये जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो। लेकिन सर, इसमें हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है उस पर कोई दोहराई नहीं। विपक्ष जो है इसको लेकर एग्रेसिव होगा, बीजेपी पर हमला करेगा। आज भी अगर हिंदुत्व के ऊपर राजनीति हो रही है और हिंदुत्व पर कहीं वोट पड़ेगा तो वो बीजेपी को ही पड़ेगा, ये बात हर कोई मानता है।
इसको आप सच है। हाँ, ये एकदम ऑप्टिमिस्ट है। नहीं सर, होता ही यही है। आप लोग ये कहें चले भैया तुम अयोध्या हार गए, अयोध्या कैसे हारे आप ये भी तो समझिए। 2024 का जब नतीजा आया, जिद की वजह से हारे, सर उसमें लल्लू सिंह ने क्या काम किया? लल्लू सिंह से लोग परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी टिकट बांटने वालों की जिद की वजह से हारे। वो चलिए जो भी कारण रहा, लेकिन उसमें लल्लू सिंह जो है वो फीडबैक कैसे, गया था कि लल्लू सिंह की छवि अच्छी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बदल सही दो। बात है। लेकिन कुछ लोग अड़े हुए थे कि नहीं, हमें तो इसी घोड़े पे दांव लगाना और है। वहां पर लोगों की नाराजगी इस बात पर भी थी कि जब वहां पर चौड़ीकरण हो रहा था, पूरा वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, तो लोगों को ये लग रहा था हमारे घर क्यों हमसे लिए जा रहे हैं, हम तो सालों से सदियों से यहीं पर रहे हैं, हमारे घर क्यों तोड़ जा रहे हैं। तो मंदिर इनॉग्रेट हुआ, मंदिर इनॉग्रेट होने के बाद तुरंत इलेक्शंस आ गए थे। तो लोगों की नाराजगी हिंदुत्व के खिलाफ या राम मंदिर के खिलाफ नहीं थी, उनकी अपनी जगह उनके हाथ से चली जाना। हालांकि उनको और ज़्यादा मुआवजा मिला, पैसा अच्छा मिला, लेकिन लोगों को लगता ना कि भाई हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, तो वो थोड़ा सा नाराजगी की वजह से वहाँ पर। और दूसरा लल्लू सिंह एक बड़ा रीज़न रहे जिस वजह से वहाँ पे अयोध्या रहे। आज भी हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी इलेक्शन हो जाए, चाहे बेशक चंदा चोरी का आरोप लगे, कुछ भी लगे, लेकिन आप भी ये मानते हैं, और मतलब मैं तो मानता ही हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, वो किसी और पार्टी को नहीं पड़ सकता। इसमें ना जो पीयूष कह रहा है ये एकदम क्लासिक कंफ्यूजन का मामला है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी इक्वल्स टू हिंदू धर्म, ऐसा नेता कहते हैं, और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे जो धर्म का पोलराइजेशन था उसके समक्ष कास्ट का पोलराइजेशन और लोकल इश्यूज को गुस्सा इकट्ठा करके लाके रख दिया। तो उससे क्लियर हो गया कि भैया लोगों की नाराजगी हिंदुत्व से नहीं है, हिंदू धर्म से क्यों नाराजगी होगी, बीजेपी से नाराजगी थी। बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे हरा के वो नाराजगी लोकसभा में क्लियर कर दिया गया। तो क्या प्रेशर कुकर की गैस निकल गई? वो गैस निकल गई, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। 2-3 नेताओं से हाल फिलहाल में मैं मिला, दो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज वापस कहते हैं ना बोलचाल में आ गया है। एक तो ये फ्रेज कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। अब हर विपक्ष का नेता ये बात बार बार दोहरा के आपको सुना रहा है। ये अक्रॉस पार्टी लाइंस है क्या? हाँ, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, समाजवादी भी, कांग्रेस भी। कांग्रेस आज 50 पीसी कर रही है। और हाँ, वही मैं तेरे से पूछने वाला था। एक बार ये कर ले, फिर मैं तेरे से। और एक अवधि में कोई वहां पे कहावत चलती है, उसको भी लोकल कम्युनिकेशन में कोशिश की जा रही है कि इसको पुश किया जाए, कि जिसका क्रक्स ये मुझे बताया एक राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने, कि भैया यहाँ तो हालात ये हैं, अवधि में कोई कहावत है कि कितने रावण से तुम लड़ोगे जब हर घर में रावण दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति हो गई राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से कि आप एक को कह दोगे कि ये फलाने यादव हैं या फलाने मिश्रा हैं, इन्होंने चोरी की है, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि हर जगह इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, कई सारे रावण हैं। किससे निपटा? अरे वो वेलफेयर में कौन आया था पहले तो ये बताइए। कौन सी हाँ, वेलफेयर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वेलफेयर का जब ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी तो तमाम जो मीडिया पर्सन हैं, कैमरामैन हैं, वो वेन्यू के बाहर खड़े थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, गाड़ियां जा रही थी अंदर। तो गाड़ी आई, वेलफायर में उनमें कोई लोग गए। तब से ये लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई वो वेलफायर के अंदर कौन लोग थे। जाहिर है वो ऑफिशियल तो नहीं थे, वो ट्रस्ट के कोई मेंबर थे, ट्रस्ट की मीटिंग थी। तो कौन लोग थे वो? किसी को देखा तुमने वो वीडियो? ऐसे वीडियो तूने नहीं देखा होगा, मैं जानता था। तो तू नहीं जानता था कि तूने ये वीडियो नहीं देखा होगा। क्यूरियोसिटी का कोई जवाब मिला? देखा ही नहीं ना उसने, ऐसी चीजें देखता ही नहीं है वो। देखा सर मैं एक्चुअली दिल्ली की बारिश में फंस गया था। देखना भी अपराध है इसके लिए। वो वैसे लगभग 1,30,00,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस उसका लगभग पड़ता है उस गाड़ी का। हाँ, वो कौन है भाई उसमें? कोई क्या पता, मैं गलत हूं। मेरे कई सोर्स ने बताया कि जब कुंभ का मेला हो गया था, उसके बाद कुंभ में बहुत ज्यादा रश था। उस समय ये था कि भाई काउंटर पे जाके 2-4 काउंटर जो रहते हैं अपने ऑफरिंग के लिए, जो आप अपने भेंट देना चाहते हो रामलला को, तो इन्होंने कहा कि अब लाखों लोग हैं तो इसके लिए अलग से गेट पे वो राम पथ है, उस पे काउंटर ही बना दिए थे ट्रस्ट की तरफ से कि जो भी आएगा यहीं देगा, यहीं से दर्शन करने चला जाएगा। वहां पर इतनी भीड़ थी कि कोई 50,000, 21,000, 11,000 जो दे रहे हैं रसीद लेने, जब तक वो रसीद काटे तब तक तो पीछे की भीड़ इतना धक्का मार रही है कि वो आदमी कम से कम 50 मीटर आगे चला जाता है। वो रसीद नहीं मिली। रसीद भी नहीं मिलती थी। उसके बाद ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये
जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि जो काउंटर पे ड्यूटी जिन लोगों की होती थी उन लोगों ने, उन्होंने तो नाम भी बताए थे लेकिन मैं नाम अभी नहीं कहूंगा जब तक वो चार्जशीट में ना जाए। उन लोगों ने भाई 2-2 स्कॉर्पियो और सबसे टॉप मॉडल वाली 30-30, 35-35 लाख की, वो कुंभ के मेले के 15 दिन बाद ही उन्होंने खरीद ली। किसी ने 3 तल्ले का मकान बना लिया और उसमें लिफ्ट भी लगा ली। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे तो रामलला ने लिफ्ट करा दी। तो अब उसमें ये देखो अनिल मिश्रा, उनके वित्तीय सोर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहां से इतना पैसा अकूत संपदा आ गई। क्या कोई जिन्न घर में आ गया था जो एकदम टोकरी 500-500 के नोट डाल रहा है वहां पे? हुकुम मेरे कैसे आका। हो गया? हाँ, कहां से आया? तो इनके पास सोर्स नहीं है। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जो अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसे डाल रहे थे, चूंकि ऐसे डालेंगे तो हमारे इनकम सिस्टर टैक्स कोई की है ही रेट नहीं बढ़ ऐसे। जाएगी। जो कोई डाल दे पैसे, और हमारा कोई रिश्तेदार भी वैसा नहीं है। आप तो कुंभ भी गए थे, हाँ, तब भी लिफ्ट नहीं लग तब रही। भी आपका 3 हम तो भगदड़ में फंसे थे स्टैम्पेड में। यहाँ दूसरी भगदड़ थी, यहाँ ट्रस्ट में दूसरी भगदड़ थी, और अब एक और भगदड़ हो गई है। 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और ये सब हो गया। तो अब इन इस्तीफों और इन सारी चीजों के बाद एक चीज और तुम लोगों से बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी कह रहे हैं कि वक्फ में नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो क्या ये इस पूरे विवाद से नजर भटकाने के लिए नजर बट्टू लगाया जा रहा है क्या? कांग्रेस कह रही है कि आपने रखा राम मंदिर के अंदर किसी मुसलमान को, या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे कोई नॉन हिंदूज होते हैं जो कि मैनेज करती हैं चीजें। यहाँ तो मंत्रिमंडल में भी टोटा है। तो यहाँ अच्छा हाँ वहां पर भी है। तो बोला आप यहाँ पर फिर क्यों इसको डाल रहे हैं? हाँ। और अगर देखिए वफ़ की एक डेफिनेशन होती है, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो कि जेपीसी के अंदर भी थे। वफ़ की ये डेफिनेशन होती है कि वफ़ की जो ज़मीन होती है वो आपकी खुद की ज़मीन होती है जो कि आप इस्लामिक कॉज के लिए डोनेट करते हो आप। दान कर देते ना वो बेची जा सकती है ना वो खरीदी जा सकती है, और उसको कोई सरकार उस पर अपना दावा भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। तो अब उस पर भी अगर आप चाहते हैं कि मॉनिटरिंग करना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो इंटरफेरेंस है हमारे रिलीजन के अंदर। और ये भी पता नहीं लोग, मैंने तो एक दो तो भाई ये भी तो है कि घपले घोटालों के कितने केस भी तो उजागर हुए हैं। तो कहाँ नहीं हो रहे? वो तो गुरुद्वारों में नहीं हो उसपे रहे। विजिलेंस मंदिरों कैसे में। होगा? वो तो हर जगह कौन हो रहे हैं। विजिलेंस रखेगा उस पे? तो मॉनिटरिंग सिस्टम आप बना उसमें, तो मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आपको 2 व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है वही मॉनिटरिंग करेंगे? ये क्या मुस्लिम मॉनिटरिंग नहीं कर सकता? तो ये बताओ, ये मुद्दा यूपी के चुनाव पे असर डालेगा? क्योंकि राम मंदिर वाला तो रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा मुद्दा ना उसको काट दे या उस पर मिट्टी पाओ। जी, भारतीय इलेक्शंस में तो बहुत अजीबोगरीब मुद्दे डोमिनेट कर जाते हैं जब इलेक्शंस फाइनल राउंड में होते हैं। यूपी में तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिछले ही बार हमने देखा था किस तरह की शब्दावली यूपी के चुनाव में यूज़ हुई थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि पुराना जिन जो है उसको रीइग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। जब लोकसभा में ये बिल लेके आया गया था वक्फ का बिल, तब पीयूष को भी, राहुल को भी, आपको हम सबको ध्यान होगा कैसे जेपीसी में सारे मुद्दे उठे थे। बहुत हीटेड आर्गुमेंट हुआ था विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। पानी वानी की वो फेंक दिया था यार, सबसे ग्लास मार ये दिया था। साइड लैंड बैकग्राउंड मैनेजमेंट हो ने। चुका है। अब इसको ये है कि हाँ, पब्लिक नैरेटिव आप इसको जब बनाते हैं, और खासतौर पे जब राम मंदिर का मुद्दा इतना ज्यादा पीक पे है कि हर आदमी चर्चा कर रहा है, तो संभवतः थोड़ा डाइवर्जन आपको इसके थ्रू मिल सकता है। जैसे नीट के समय हमने देखा था कि 1-2 किरदार या अक्यूज का चेहरा जब ज्यादा बड़ा हो गया तो नीट के मेन मुद्दे से ध्यान वहां पे भटका था। तो हो सकता है कि पब्लिक लार्जली जो कोर वोट बैंक है एटलीस्ट आपकी, वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये वक्फ का मुद्दा हो या राम मंदिर वाला, ये जो एक नई बीट आई है, एचएम बीट। HMB हाँ, एक ने, किसी ने, रिपोर्टर आपस में बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बीट का रिशफल हो रहा है। एक ने कहा कि तू है ना एचएम बीट ले लियो। मैंने कहा एचएम, बोले भैया समझे एचएम? मैंने कहा होम मिनिस्ट्री। नहीं, हिंदू मुसलमान बीट ये हमेशा चलती है। तो ये मुद्दा वक्फ का हो या राम मंदिर का, ये एचएम बीट को भी मैं तो मुद्दे- टीटी भी कहते हैं हमारे यहाँ। टीटीपी टीटी टीटी क्या? अच्छा, टोपी तिलक।
नहीं, मैं एक रिपोर्टर है, उनको अक्सर बोलता हूँ कि भाई तुमने सही किया, तुमको लगा कि यार मैं बीजेपी में जाके कवर करूंगा तो उस मेरे ऑलरेडी सीनियर्स हैं, मैं कितना मतलब मुश्किल होगा, कांग्रेस में जाऊंगा तो ऑलरेडी सीनियर हैं, तो मैं नई बीट बनाता हूँ, हिंदू मुस्लिम बीट। तो उसमें वो क्या करता है, मैं बताता हूँ वो करता क्या है। सारे समाजवादी पार्टी के मुसलमान सांसदों का टिकटॉक, सारे मौलवियों का, सारे के सारे जो जमायत इस्लामिया, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी रेजोल्यूशंस, ये क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और देश भर में कहीं कोई फतवा जाहिर हो जाए, पहुंच जाते हैं भाई साहब वहाँ पे पहले ही मौजूद होता है। तो ये है एक्चुअली, बात सच है। ये संजय जी, ये आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा यूपी के इलेक्शन में। एक पार्टी के अंदर एक तरफ पीयूष जी मौजूद थे, एक तरफ बीजेपी के एक बड़े नेता, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के उतने ही बड़े और इन्फ्लुएंशियल नेता। तो हंसी मजाक हो रहा था कि अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, क्या होगा। तो बीजेपी को लग रहा है कि नहीं करेगी समाजवादी पार्टी अच्छा। तो ये बड़े नेता जो हैं बीजेपी के बोले कि नहीं, ये हमारे मित्र हैं, अगर ये डगमगाए नीचे गिरे तो हम तुरंत हाथ दे के इनको खींच लेंगे। अब हम सब वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि तुरंत हाथ दे के खींच लेंगे। तो हमने पूछा पार्टी ज्वाइन करा लेंगे क्या? कहते नहीं, हम इनको नहीं डगमगाने देंगे, इनकी पार्टी का चाहे जो हो सो हो, ये नहीं गिराएंगे, हम हाथ दे के इनको एकदम संभाल लेंगे। हमने कहा सर ओके, वेरी गुड, मतलब बीजेपी को लग रहा है कि जीत जाएगी। तो ये चीज़ें भी आप जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे, मुझे लगता है ये हाथ पकड़ के खींचने वाला जो है, जो टीएमसी में हमने देखा। इतने इलेक्शनों का अनुभव है कि इलेक्शन में शुरुआत जो होती है ना, वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सबसे होती है, और बाद में इलेक्शन हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान पे आके रुक जाता है, और वहीं से डिसाइड होता है। भाई यथा प्रजा तथा राजा। सर, ये आप दोगे वोट उन मुद्दों पर बोर्ड की जो चल रही पूरी कंट्रोवर्सी, उसमें कहा क्या गया है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वक्फ बोर्ड में यही तो कहा गया ना कि एक पसमानदा समाज से एक महिला और 2 नॉन मुस्लिम्स, उसको उनको जो है उसके अंदर आसानी से बोल दिया। इसमें आसानी तो है, इसमें क्या मुश्किल क्या है? एक पसमंदा, एक महिलाएं पहले भी होती थी, अगर शायद ना जानकारी हो तो महिला तो किसी भी धर्म से हो सकती है। नहीं, महिला किस धर्म से हो सकती है? मतलब इसमें जो कहा गया 2 नॉन मुस्लिम्स, उसमें तो एक महिला हो सकती है। महिला जो है वो पहले भी वक्फ की मेंबर बनती रही है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। वही जो 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो वही तो उनका आर्ग्यूमेंट है कि भाई आप रखते हैं जो आप हमारे यहाँ रखवा रहे हैं। तो पूरे वक्फ बोर्ड में जो अच्छा, कोई एग्जांपल बताओ कि जहां पर हिंदू इंस्टीट्यूशंस के अंदर नॉन हिंदूज होते हैं, बताओ। मतलब वो नहीं चलो, होता। देखना पड़ेगा इसको। ये इसकी दिक्कत ये कि सामने वालों का ही पड़ता है, बस अपना कुछ नहीं पड़ता है। इस आरोपों की बारिश के बीच में दिल्ली में चौमासा बरसना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और दिल्ली से ज्यादा इस बार जो दिल्ली से सटे हुए यूपी के इलाके हैं, वहां पर बड़ा जबरदस्त झमेला है, और नई दिल्ली इलाके में भी कुछ है। सर, नई दिल्ली में इलाके में तो इस बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश हुई इतनी ज्यादा, लेकिन इवेपोरेट हो गई फिर। दिल्ली में वो हमने तो दिल्ली पूरा कवर किया। मिंटो रोड बच गया और लुटियंस दिल्ली डूब गई। लुटियंस दिल्ली में पानी भरा था। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो जब मैं टैक्सी कार ड्राइवर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कार फेयर है, जो टैक्सी फेयर है, वो पिछली बार के मुकाबले से आधे से कम है बारिश के टाइम पर। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतना जाम लगा नहीं, दिल्ली में उस तरह से पानी भरा नहीं, और शायद जो भी कहें ये देना पड़ेगा हमको श्रेय सरकार को कि उन्होंने काम किया, कि भाई इस बार दिल्ली में नहीं वैसी तो स्थिति कह रहे नहीं हैं है कि हमने ही सारा कुछ इंतजाम कर दिया था और सरकार श्रेय ले रही है। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंगली पीयूष को देख रहा था। हाँ, फंसा ये गाजियाबाद की जाम में था, बता दिल्ली के बारे में रहा है, रिपोर्ट कार्ड और अवार्ड भी दे रहा है। नहीं, फिर फंसने के बाद शाम में दिल्ली भी तो आया था किसी काम से। किसी काम से मैं भी वापस गया था दिल्ली किसी काम से। वो काम बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें पीयूष ये है, कई बार क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू देना चाहिए, लेकिन कई बार प्री मैच्योर क्लेम्स नहीं करने चाहिए। ये हमने पिछली बार देखा था। ऐसे ही मॉनसून की शुरुआत दिल्ली में ऐसी होती है, पूरे दिन 2-3 दिन तक ऐसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग जिसको हम कहते हैं, वेरी, आप तो मौसम विभाग भी देख चुके हैं बीच में, तो कैटेगरी होती है वेरी लाइट टू लाइट रेन्स, ये प्रिडिक्शन होता है दिल्ली के लिए, और नाइट में मॉडरेट रेन्स। ठीक है,
दिल्ली को इससे कोई समस्या नहीं होती है। यही तो वो दिन होते हैं जब दिल्ली वाले मॉनसून को लेके चाय के कप के साथ पकौड़ियां एंजॉय करते हुए कहते हैं वाह मॉनसून आ गया। और फिर आती है वाह, दिल्ली मॉनसून, की वाह। पेटेंट मूसलाधार बारिश। आधे घंटे में ऐसा लगेगा कि बाढ़ आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, लुटियंस में एक जगह पे बंगले हैं एमपी के, बाएं हाथ में, दाहिने में नर्मदा और बाएं में जो है और 3 नदियों के नाम से टकाटक महादेव रोड, नर्मदा, कावेरी, बीडी मार्ग, डीडी मार्ग, महादेव वहां रोड। पे घुटने भर पानी होता है। और ड्रिजलिंग के बाद कल एंकल भर था। जिस दिन मूसलाधार बारिश होगी आधे घंटे की, कैट्स एंड डॉग्स रेन होगा, उस दिन घुटने भर वहां पानी होगा। घुटने पर पानी की बात बता रहे हैं। एक बार ऐसी बारिश हुई और खान मार्केट के ठीक सामने रामगोपाल यादव का घर है। मैं एकदम आपको सामने। बताऊं, उसके ठीक सामने, और पानी वहां भरा। ये 2-3 साल पुरानी बात है सर। पानी भरा, पूरा खान मार्केट डूब गया। मतलब मैं सोचे यहां तक पानी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके अच्छा। कमर तक पानी खान मार्केट के ठीक सामने। और वो पानी पहुंच गया अंदर रामगोपाल यादव के घर पे। फिर हमने ऐसी रिपोर्ट करते करते वहां से दिखा रहे थे, देखिए भैया बहुत पानी भर गया है। एकदम से नजर गई, रामगोपाल यादव जो है उसी पानी में पूरी अपनी पैंट ऊपर किए हुए यहाँ तक बांध के जो है वो पानी में चल रहे हैं। अंदर गए तो रिपोर्ट करते करते उन्होंने गेट खोला, कहा देखिए भाई क्या हालत है यहाँ पे, कितना पानी भर गया है। जब अंदर गए तो देखा उनके घर का सारा सामान, उनके बेडरूम तक, सोफा, हर चीज जो है वीवीआईपी चीजें हमें दिखी अंदर। और सारा जो सामान जो है वो पानी में तैरता हुआ रामगोपाल यादव का हमको वहां पे दिखाई दिया। तो जब वो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब दिल्ली में मूसलाधार बारिश का लेवल थोड़ा बढ़ता है तब पानी भर जाता है। सर मैं आपको बताऊं कल क्या स्थिति थी। आप मैं सोचे कि अगर नोएडा गाजियाबाद में 3-3, 4-4 करोड़ के फ्लैट्स बिक रहे हैं, लोग पैसा इतना लगा के फ्लैट्स वहां पे खरीद रहे हैं। और उन्हीं फ्लैट्स के सामने की सड़क पर अंदाजा लगाइए कि ओपन नाला, गुरुग्राम तो वो अलग बात, ओपन नाला वहां पे, और ओपन नाले में से इतना पानी वहां भर गया बारिश होने के बाद कि वो पानी, नाले का पानी सड़क पर आ गया। मिक्स हो एक गया। तरफ और मिक्स रेन वाटर, नाला वाटर मिक्स होकर सड़क पर। और आप सोचिए एक तरफ गाड़ी जा रही है, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पानी और पार करके दूसरी तरफ पे चला गया। मतलब सड़क पर पानी बारिश का नहीं बहरा, नाले का पानी बह रहा है। अच्छा, और ये उसी में जो है लोग पैदल चल रहे हैं, गंदा कंटामिनेटेड वाटर है, कितनी बीमारियां, कितनी गंदगी वहां पे फैलेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बारिश में ये स्थिति गाजियाबाद की। कैसे व्यू बदल रहा है जहां उसके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि नोएडा रहता है तो एकदम से जो है वहां पे सीरियस होके बता रहा है और दिल्ली के बारे में सर्टिफिकेट बांट रहा है। लेकिन एक चीज का क्रेडिट सर है, ये देना चाहिए कि बहुत सालों के बाद एमसीडी नालों से गाद उठाते हुए इस बार जगह जगह पे जेसीबी के साथ दिखी है। और मैं तो जिस जगह मेरा घर है, अपार्टमेंट जिस इलाके में है, वहाँ तो इनकॉम्पिटेंस ऑफ एजेंसीज का एपिटोम हम सालों से देख रहे हैं कि 15 मिनट वहां भी गाद उठी, वहाँ उठी है वहाँ पे। तो होप करते हैं कि इस बार For a स्थिति- change मैं- अभी इसकी जांच कराई नहीं, जाएगी। मैं बिल्कुल वो मानता हूं। जेसीबी आम आदमी पार्टी लेके आई थी या कांग्रेस लेके आई थी? अरे मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि कल की स्थिति, जब मैं अपने घर से निकला गाड़ी उठाकर, बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं जगह जगह फंसूंगा या ट्रैफिक जैम होगा, और मैं अच्छा खासा आगे तक दिल्ली में गया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब कम ज्यादा बारिश इस पे मैं नहीं भाई ऐसा कहूंगा। है, राहुल के पास भले शिकायतें ना हो, लेकिन कहते हैं कि शिकायतें बहुत हैं इंसान के फितरत में। कल धूप से परेशान था, आज बारिश से। तो आगे बढ़ते हैं, ये परेशानियां तो यूं ही चलती रहेंगी। हम अब इसमें बात कर लेते हैं, यूपी में नितिन नबीन यूपी के दौरे पे गए और नितिन नबीन दौरा करें, नितिन नबीन और बीजेपी हो जाए गमगीन। तो ये बड़ा अजीब सा हो गया कि उसके बाद बीजेपी को सफाइयां देनी पड़ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीच में और कांग्रेस ने जो ट्विटर युद्ध शुरू कर दिया, एक्स का युद्ध, तो उस पर उन्होंने तस्वीर लगाई जिसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ फोटो है उनकी, उस पर आम आदमी पार्टी और उन्होंने तंज कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये चलता है, उत्तर प्रदेश को लेके बीजेपी में फूट है। योगी आदित्यनाथ की जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से नहीं बनती, डेप्यूटी चीफ, यही सुनते हैं ना आप लोग, हम लोग और क्या सुनते हैं भाई। योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग अगर माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से होती है, भले ही वो किसी ऑफिशियल फंक्शन का एक इनविटेशन हो, जो कि एज चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लोग जाके देते हैं कि भाई आप आइए, उस पर भी यही होता है कि भाई क्या योगी जी को बुला लिया गया है क्योंकि योगी जी की सीट जाने वाली। यही सब हम सुनते हैं ना कि आज नहीं कल गई, परसों जो डेप्यूटी सीएम है शायद वो सीएम बन जाए। तो बेसिकली ये जो रूमर्स हैं, और ये रूमर्स ही हैं, वरना उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट को आप नहीं चला सकते हो। और बीजेपी
डिसिप्लिन के मामले में आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते और देखिए कि भाई बी इन लाइन। तो मुझे लगता है वो जो फोटो उन्होंने खींची थी वो एक बहुत क्लियर मैसेजिंग थी कि हम यूनाइटेड हैं, हम यूनाइटेड रहेंगे, वो था उस एक फोटो का मतलब। देखिए इन सब की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल से आप कर सकते हैं। मैं इसके इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला था तो उससे पहले बीजेपी के कई सारे फैक्शंस निकल के सामने आ गए थे। जो स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसा ऐश्वर्या भी बोल रही है, ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि बंगाल में हुआ यह था कि सुकांत मजुमदार, शमीक भट्टाचार्य, अलग अलग लोग अपने अपने फैक्शंस, अपने अपने गुट ले आ गए थे कि हमारे नेताओं को टिकट मिले और यही जीते और फिर हमारी दावेदारी ज़्यादा हो। मुझे आज भी वो दिन याद है कि रात में लगभग 3-4 बजे तक एक बैठक की थी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, और उसमें ये साफ निर्देश, ये 3 महीने पुरानी बात होती है, इलेक्शन से 3 महीने पहले साफ ये कह दिया गया कि गुटबाजी बंद करिए। और ये जो रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी है, तो नितिन नवीन का इन सभी नेताओं के साथ एक साथ मिलकर खाना खाना, आम खाना, लोगों के बीच में जाना, इसका सबसे बड़ा एक मैसेज भी है ना सिर्फ पार्टी को बल्कि पार्टी कार्डर्स के अलावा जनता को कि इट इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल। ये पूरी बात है एक पार्टी की। 7 आम खाने से नारंगी सेब बन जाएगी। नारंगी सेब बने यार। नारंगी मतलब तो ऊपर से एक दिखती है लेकिन अंदर बहुत सारी फांकियां होती हैं। वही मैं आपकी बात समझ गया। तो सर मैसेज, कोशिश पार्टी की यही रहती है। पश्चिम बंगाल में इसको साधा गया, इन फैक्शंस को एक साथ लाया गया और जो अम्ब्रेला था वो था बीजेपी, और वही अम्ब्रेला इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर है वो बीजेपी। यहां पर एक आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पार्टी। और जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने किया है, जरूर चिंताजनक बात है बीजेपी के लिए। यानी अम्ब्रेला खुलेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब हमारा चाय का टाइम हो गया, आप भी तब तक चाय पी लीजिए। हम उत्तर प्रदेश में फिर से ये अम्ब्रेला जरूर खोलेंगे और बात करेंगे कि अखिलेश यादव और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जो मुलाकात हुई है उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, चुनाव को देखते हुए मुलाकातें कितनी अहम हैं, और साथ ही हम बात करेंगे सतलुज पे भी। लेकिन तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों की वो खूबसूरत कहानियां जिसके किरदार आप हैं। तो सुनिए स्टोरी बॉक्स आज तक रेडियो के YouTube पर। रिपोर्टर्स ऑफ एयर आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इस ब्रेक में आपने अगर अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे या कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे, फिलहाल हम यूपी से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अगले साल पंजाब और यूपी दोनों में चुनाव है। तो यूपी में चुनाव का मोशन बनना शुरू हो गया है, यानी इंजन में भाप इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, प्रेशर कुकर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या है मायने, क्योंकि वहां कांग्रेस और मायावती के मायाजाल ने समाजवादी पार्टी की को बेचैन तो जरूर कर रखा है। ऐसे में शंकराचार्य से मुलाकात किस दिशा की ओर, किस दशा की ओर संकेत करती है, राजनीतिक निहितार्थ इसके क्या हैं, तो हम सीधा बात करेंगे। अमित से शुरू करते हैं। तो अमित, ये इसके मतलब क्या निकाले जा रहे हैं? क्योंकि जैसे अपने अपने राम हैं वैसे वैसे सब लोगों के अपने अपने धर्मगुरु भी हैं, जो जिसको सूट करता है वो उसके साथ ही अपना। अभी मुक्तेश्वरा आनंद जी जो हैं, महाराज जी जो हैं, शंकराचार्य हैं, वो थोड़े क्रिटिकल रहते हैं, ये हमको पता है। और ये मैं इसलिए मुझे पता है क्योंकि जोशीमठ में जब त्रासदी आई थी तो मैं पहली बार उनसे मैं वहीं पे मिला था। इनके गुरुजी भी ऐसे ही क्रिटिकल थे। तो ये तो है। और दूसरा उसके बाद जो प्रयागराज में सारी चीजें हुई तो वो सबका तो एक पाइलअप है ही। तो हो सकता है कि विपक्ष को लगता है कि क्योंकि उन पे टारगेट यही होगा जब चुनाव आएगा कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो अखिलेश यादव ने अपनी पोजिशनिंग ओवर द ईयर्स बहुत चेंज की है इस मामले में। आपको ध्यान हो लोकसभा का वो हीटेड डिबेट कि उठ के कहते हैं कि पहले पता कर लो जाके कि गोली किसने चलाई थी, राम मंदिर कौन जो है मैनेज कर रहा है, किसको तुमने बनाया है हेड वहां पे। तो इस तरह की पोजीशनिंग जानबूझ के कर रहे हैं। पहले विधानसभा में किया, फिर लोकसभा में किया, अब शंकराचार्य जी से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। तो पोजीशनिंग है कि ताकि आउट एंड आउट कोई आपको जाके इस तरह से
अलेज ना करे कि आप हिंदू विरोधी हैं या आपने राम मंदिर आंदोलन में तमाम रोड़े डाले हैं। ये अलग बात है कि फिर आपको रामगोपाल यादव की पुरानी स्पीच भी पार्लियामेंट की मिल जाएगी। इस पर मैं ये जानना, तुम दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी पिछले कई टाइम से खेलने की कोशिश कर रही है, इसका कोई जेन्युइन बेनिफिट दिखता है ग्राउंड पे? मतलब सर्वेज में, या अगर अरुण नेताओं को ऐसा जेटली ने एक लगा हो? बात कही थी, लेट अरुण जेटली जी ने, उन्होंने, आपको याद है जब चुनाव हो रहा था, इससे ये वाला चुनाव गुजरात का, इससे पिछला वाला चुनाव जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, उस टाइम पर आपने तस्वीरें देखी होंगी, राहुल गांधी की, वो मंदिर जा रहे थे, ढोल मंजीरा बजा रहे थे, देखी होंगी, बड़ी मशहूर तस्वीरें हैं। तब एक ये था, टेम्पल रन करके चलता था तब टीवी पर। तब कुछ जर्नलिस्टों ने पूछा अरुण जेटली से कि राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है, ये वो। तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद, उन्होंने कहा था, जब ओरिजिनल यहाँ मौजूद है तो कोई कार्बन कॉपी क्यों ओढ़ देगा। ठीक है। जैसा अमित बता रहा है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में पूछा कि गोली किसने चलाई, वो किसने, तो ये जो सनातन और हिंदुत्व की राजनीति है, उसमें रोड़े डालने से लेकर डोरे डालने तक का सफर शुरू हो गया। देखो, मैं ये जो एक परसेप्शन बन चुका है कि परसेप्शन क्या है कि भाई धर्म की पार्टी कौन है, बीजेपी, और बाकी जो पार्टियां हैं वो छद्म, वो उस तरीके से नहीं है। अब एक बात बताइए, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती है सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता को, वो है दिग्विजय सिंह। आपको मालूम है घर में कितने मंदिर हैं? घर में बताओ। उनका अपना जो घर है लोधिया स्टेट में, उनका घर अब तो खाली हो गया, खाली हो जाएगा क्योंकि अब नहीं है सांसद। उनके घर में आप जैसे ही एंटर करेंगे, एक लॉन है छोटा सा, वहाँ एक मंदिर है, ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो फिर एक मंदिर है, अच्छा, फिर घर के अंदर, जो घर जहाँ वो रहते हैं उसके अंदर मंदिर है। लेकिन वो अपने घर से पूजा पाठ किए बिना नहीं निकलते। नर्मदा का उन्होंने जो परिक्रमा करी, नर्मदा को मां मानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो खूब धार्मिक व्यक्ति है, खूब, लेकिन आपने क्या ठप्पा बनाया हुआ है कि वो तो ये है, वो है, हाँ विरोधी। तो ये मैं जो परसेप्शन जो आपने बना दिया, और आप देखिए, मैं ये मानता हूं कम से कम कि धर्म की पिच जो है वो बीजेपी की पिच है। उस पे अगर आप जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। आप अपनी पिच खुद बनाइए, जो कि बनाने की कोशिश। पीडीए क्या है? पीडीए एक नई पिच है। राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो क्या है? वो एक नई पिच है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम तिलक लगा के निकलेंगे तो सामने कोई त्रिपुंड लगा के आएगा, ठीक है, हम अपनी एक रुद्राक्षी माला दिखाएंगे तो भाई तो तब करते हुए आ जाएगा। तो ये जो है ना कि हम तो अभी 10 रुपए का माल दे रहे हैं, सामने वाला आपको 100 रुपए का माल दे रहा है, तो जाहिर है वो 100 रुपए वाले की तरफ जाएगा। जाहिर है, ओरिजिनल जिसके पास कॉपीराइट है। मायावती, ये भी तो मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन लेके आई है, और अखिलेश यादव भी मुस्लिम यादव का लेके आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का गणित और मायावती का माया जाल, MY माया, तो ये समाजवादी पार्टी को कहीं डेंट पहुंचाएंगे या क्या होगा? क्योंकि बीजेपी इसलिए भी जीतती है कि विपक्ष बिखरा एकजुट नहीं है। हाँ, तो ये अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें अगर रफू नहीं किया गया तो चादर बहुत फट जाएगी। बीएसपी वाला ना स्पेक्ट्रम बहुत पुराना हो गया है, और ये बात मैं 5 साल से बोल रहा हूँ। लोग इसको लाइक करें नहीं करें, बीएसपी को देखने का स्पेक्ट्रम जो है, ये वही लोग हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटी को 1980 के ही चश्मे से लगातार देखे जा रहे हैं, 90 के चश्मे से लगातार देखे जा रहे हैं। बसपा का आप ट्रेडिशनली वोट बैंक देखो कैसे नीचे जा रहा है, टक 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 पूरा नीचे जाता जा रहा है। डेस्परेशन है वहाँ पे, जो यंग वोटर्स है उनके अंदर डेस्परेशन है पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढने का, और उसी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को वीव करने के लिए, उसको इनकैश करने के लिए, पहले लोकसभा में तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ने करिश्मा किया, वरना ये नंबर्स नहीं आने वाले थे जो आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे पीछे मैं कांग्रेस नेता के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि भाई सपा को इतनी सीटें इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई थी। तो दलित वोट बैंक जो पीडीए है या इंडिया गठबंधन है यूपी में, उसको राहुल गांधी के चेहरे पे आया, क्योंकि राहुल गांधी पे ट्रस्ट है दलित वोटर्स को, वो अखिलेश यादव पे ट्रस्ट नहीं। तो वो ट्रांजिशन होता है, लंबा कमिटमेंट है 24 से, अब जब 27 में चुनाव होगा तो क्या 3 साल में और कंसोलिडेट हुआ। नंबर 1। नंबर 2,
समाजवादी पार्टी इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस पे मैंने 2-3 सांसदों से वहां पे बात की सपा में। सपा में, और क्योंकि इतनी चर्चा हो रही थी, अब पीयूष चाह रहा है कि मैं बोलूं, तो एक नया सामान जो है मसौदा है बताने के लिए, वो ये है कि जनरल सीटों पे समाजवादी पार्टी अभी आइडिएशन के लेवल पे देखो। हाँ, ये मैंने भी सुना है। लोकसभा में कर चुकी है, दलित, हाँ नहीं जनरल लोकसभा में सीटों पे क्योंकि दलितों numbers को कम है। टिकट देना। लोकसभा में कर भी चुकी है और वो लोग जीत भी चुके हैं। और इसको बड़े स्केल पे अब ले जाने के लिए काम हो रहा है। जैसे अयोध्या में किया। नहीं, कि जनरल सीट्स पर क्या लेट हिम हाँ, कंप्लीट। हाँ, जनरल सीट्स पे दलित वोट जो कैंडिडेट है उसको फील्ड करने का एक्सपेरिमेंट जो है समाजवादी पार्टी उसको लार्ज स्केल पे इस बार ले जाने की तैयारी कर रही है। मुझे बताया गया कि अभी उसको लेके ये आइडिएशन के लेवल पे है, और अब उसका फॉर्मूला क्या होगा समझो, कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी का वोटर बेस है लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है, कि मतलब आप 45,000 50,000 वोट तो हैं आपके पास, लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि वहां चाहिए 80,000, और वहां कोई एक कैंडिडेट है जो दलित समुदाय से आता है जिसकी पर्सनल छवि अच्छी है और वो अपने दम पे बसपा का 40-50 टिकट हजार होता वोट खींच सकता है। 15-20 हजार भी ले आता है, तो हम उस कैंडिडेट पे बेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे 70 हमारे 50 और उसके 20, तो हम 70 चले जाते हैं। और जब इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो सामने वाले का भी वोट जो है वो खिसक के, जो दलित हो सकता है वोट बीजेपी को दे रहा है ये सोच के कि भाई हमको समाजवादी नहीं जितानी है, ये नहीं जीत सकता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब मुझे क्या लगता है कि वो जिस पे खुल के वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि सर्वेस कराए जा रहे हैं, तकरीबन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हो सकता है समाजवादी पार्टी का अगर ये पैटर्न सर्वे में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, तो जो दलित कम्युनिटी से हो, जिसकी सामाजिक पैठ हो, जिसके पास 15-20 हजार वोट ट्रेडिशनली पहले रहे हों, और बसपा से या जिस भी पार्टी में वो अभी है उधर से वो इस तरफ आने को तैयार हो, तो उसको कैच करके रीपैकेज करके जो एटा कासगंज में किया गया या अलग अलग लोकसभा के चुनाव सीटों पे किया गया नया कास्ट कॉम्बिनेशन खेल के, वो जो है यूपी विधानसभा में अयोध्या में तो जनरल सीट थी जिसपे दलित को लड़ा। रुचि वीरा मुरादाबाद से जो हैं वो दलित हैं, लेकिन एक जनरल सीट से लड़ाया गया उनको, वो चुनाव जीत के आई हैं। आप एक बात समझिए, जो अभी अमित ने कहा 100% सच बात है। दलित का जो वोट है वो अगर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, सपा बसपा आरएलडी का चुनाव अलायंस हो गया। जितने यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के घूमते हैं उन सबने कहा कि नहीं जी 60 सीटें आएंगी। क्यों? आपने वोट गिना कैसे? 20% दलित, 20% मुस्लिम, 8% यादव, 4% जाट, सब इकट्ठा कर लो तो 52% वोट बनता है। सामने कोई भी हो, अब तो जीत होगी इनकी। ऐसा हुआ? गणित नहीं है। राजनीति जो है वो गणित नहीं है, वो है केमिस्ट्री। राजनीति गणित नहीं है, फलित है। और रेवंत नहीं, इसमें गणित और फलित दो होते हैं। ये लोगों को लगता है कि फल क्या निकल रहा है, लोगों को लगता है ये मैथ्स है, इसका वोट जोड़ो उसको वोट जोड़ो। ये केमिस्ट्री है। कौन सा केमिकल किसके साथ जाके ब्लास्ट नहीं करेगा। दो गैस मिलके पानी बन जाते हैं। सोचिए 15 सीटें आई। ये जो गठबंधन के बाद नतीजा था 15 सीटें आई, 10 सीटें उसमें से बसपा को आई और 5 ही समाजवादी को आई, क्योंकि वोट ट्रांसफर बसपा का वोट सपा को नहीं मिला। नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, जो उनका पूरा प्लैंक था, रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, संविधान, अंबेडकर, ये तमाम चीजें क्लिक करी। और कम से कम जो यंग वोटर है, कांग्रेस का जो यंग वोटर था वो बीजेपी का वोटर बना। बाप कांग्रेस ही है। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका पिताश्री जो है वो कांग्रेसी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, और बहुत लोग हैं। उनका बेटा अब लेकिन भाजपा ही हो गया है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे लोग अब ऐसे मिल जाएंगे जिनके माता पिता तो बसपा ही हैं, लेकिन उनका बेटा अब कांग्रेसी हो गया है या समाजवादी हो गया। समाजवादी होना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि गांव का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं ज़मीन को लेकर या जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो मेजरली इन्हीं कम्युनिटीज़ के बीच में होते हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट कम्युनिटी है यादव कम्युनिटी, उनके पास लैंड है,
और ये जो दलित होते हैं बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो उनके खेतों में काम करते हैं, तो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं इन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में होते हैं। आई एम श्योर और भी अभी डेटा भी तो आया था, आपको याद है? सबसे ज्यादा अगर आप देखिए SC/ST की जो एट्रोसिटीज हैं वो यादव ने करी हुई हैं। तो उनके लिए प्राइमरी चॉइस बसपा के वोटर के लिए समाजवादी पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की वजह से वो तो कांग्रेस क्या इसी चक्कर में राजेंद्र पाल गौतम को आगे बढ़ा रही है क्या? बढ़ा भी रही है और बोल रही है कि हमें आधी सीट चाहिए। क्या राहुल गौतम? राजेंद्र पाल गौतम सॉरी बोल भी रही है कि आधी सीट चाहिए। मेरे को सर राहुल गौतम सुनाई दिया। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूं राहुल, तो मैं सही में मैंने 2022 का यूपी इलेक्शन कवर किया, उसमें बहुत बड़ा चेहरा बन के उतारा गया था प्रियंका गांधी को, है ना, 22 के चुनाव में। भाई नया फोर्स है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो सब स्लोगन्स आए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं जा रही थी लखनऊ तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरी करनी थी डेटा के ऊपर, और कैसे, क्योंकि वॉर रूम्स बहुत चल रहे हैं। तो मैंने एक बीजेपी के नेता से बात करी, तो उन्होंने बोला हाँ आप इस दिन आ सकती हैं, यहाँ लोगों से बात कर सकती हैं, शूट कर सकती हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने एक समाजवादी पार्टी के नेता को फ़ोन किया, उन्होंने बोला हम आपको पूरा तो नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली, हम आपको ये पार्ट आप शूट कर सकते हैं, मैं आप कैमरा पे शूट करते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कांग्रेस के कम से कम 3 नेताओं से बात करी, और राहुल आप विश्वास नहीं करेंगे, तीनों ने मुझे ये बोला कि ऐश्वर्या कोई ऑफिशियल चैनल से मत जाना, तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम चुपचाप जो घर है, जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहाँ तुम चली जाना अंदर, वहाँ किसी से बात करना, तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। मतलब डिसइंटीग्रेशन जो है ऊपर से लेके नीचे तक सर, और जो एक लाइन में कांग्रेस बंदी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसका एग्जाम्पल मुझे वो फ़ोन कॉल से ही पता चला। और एक नहीं, तीनों नेताओं का यही सुझाव था कि कोई ऑफिशियल रास्ता मत लेना, वो मत करना, तुमने चलो फ़ोन करके पूछ लिया, सीधे जाओ तो कोशिश कर लेना हो जाए। वो काम मेरा राहुल विश्वास नहीं करोगे तुम, सीधे जाके ही हुआ। मतलब इस लेवल का डिसइंटीग्रेशन, ये उससे बात नहीं कर रहा, वो इससे बात नहीं कर रहा। और वहाँ जाके पता चला यूपी में जो बहुत ज़्यादा चल रहा था, कई सारे लोग हैं जो जेन्युइन कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे इतने करोड़ों रुपए मांग लिए गए कि भाई साहब वो हाथ जोड़ लिए कि हम इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, हमें कांग्रेस की टिकट नहीं चाहिए। बिहार में भी तो ऐसे ही हुआ। बिहार में इस्तीफे क्यों हुए थे इस बार? टिकट बेची गई है। तो टिकट तो हर जगह बिकते हैं। तुम जो ये बात बोल रहे हो, पुरानी पार्टी और नई पार्टी और सभी बेच रही हैं। 2027 में अब यूपी के साथ साथ पंजाब में भी इलेक्शन है। बिल्कुल है। पंजाब में हीर रांझा की कहानी जैसा ही मामला है। हीर रांझा की कहानी में वो कच्चे घड़े पे चनाब नदी पार करते थे। इस बार कच्चे घड़े पे या कहें पक्के घड़े पे सतलुज पार कर पाएंगे क्या दिलजीत दोसांझ? और इनकी वजह से चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है सर, एक तो ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप नोटिस करना, दिलजीत जो है जिस तरीके की फिल्में कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो या तो मानते हैं खुद को एक कल्ट फिगर, या बन गए हैं, या बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरीके की एक जो वो जो वूंड्स हैं जो भरे नहीं हैं, और पंजाब में अनफॉर्चुनेटली बहुत से वूंड्स हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि पंजाब में बस ये हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद 84 हुआ, तो मतलब पंजाब पे बार बार प्रहार हुआ है और वो वूंड्स नहीं भरे हैं। मुझे ऐसा लगता है 84 के पहले भी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। हाँ, 84 में 84 में ही हुआ, 84 में ही हुआ उसके बाद राइट्स हुए, उसके बाद राइट्स हुए, तो पंजाब में बार बार ये सब हुआ। तो मुझे लगता है ये वूंड्स भरे नहीं हैं अभी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे इस बार इलेक्शन में पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं, शायद नॉट इन द सेंस कि भाई वो आके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिलजीत दोसांझ रहेंगे। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई सतलज, कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी है कि भाई आप किसी एक कोई जख्म है जिसको धीरे धीरे करके हल्का सा छुआ है, और जिसकी फीलिंग सबको पूरे पंजाब में है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ ना कुछ हम देखते रहेंगे, बीच बीच में आता रहेगा। नहीं, मैं दिलजीत वाले बात पे ऐश्वर्या कह रही थी, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। मैं भी गया था मूवी देखने, मैं वापस आऊँगा, और मुझे लगता है इम्तियाज़ अली के करियर में ये एपिटोम था, उसका जेनिथ था उसके करियर का। 3 जनरेशन्स की कहानी एक पिक्चर में, पार्टीशन का पोस्ट पार्टीशन ट्रॉमा कैसे जनरेशन दर जनरेशन चलता रहता है, और पंजाब ने क्या झेला है और वो आज भी क्या झेल रहा है। वो बैठे बैठे मेरे बगल में एक सरदार जी थे, रात का शो था, इंटरवल जब हुआ तो हमें समझ में आया कि आसपास से जो खुसफुस आवाज़ आ रही थी, वो किसकी थी? वो रो रहे थे। ही वॉज यंग एंड वो शोइंग हिज पॉसिबली वाइफ और फियांसे फ़ोन पे पुराने फ़ोटोज़ ढूंढ के।
तो ये कहना मतलब जिस तरह की बातें हो रही है दिलजीत के बारे में या पिक्चर के बारे में या पंजाब के बारे में लोग जो स्वीपिंग क्लेम्स करते हैं, वो बड़ा जनरेशनल ट्रॉमा जो होता है ना, वो रह जाता है, वो आपके अंदर रहता है। और ऐश्वर्या ने कहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि आप बतौर आर्टिस्ट आप बनने की कोशिश नहीं करते हैं, आप हो जाते हैं। कुछ लोगों पे होता है ना कि ऊपर से सरस्वती की एक कृपा होती है कि आप बड़े हो जाते हो, आप कोशिश नहीं करते हो। और जितने लोग अभी मैं सुन रहा था रवनीत सिंह बिट्टू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने बड़ी बातें कही। और या बहुत सारे लोग अभी मैं चाहता हूं कि ये पार्ट हमारे दर्शक जरूर ध्यान से सुने कि बड़े सारे क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं दिखाया जी, आपने वो क्यों नहीं दिखाया जी। भैया एक पिक्चर होती है, पिक्चर का एक स्क्रिप्ट होता है और उसी पे चलता है। मैग्नम ओपस नहीं बन रहा होता है, मुगले आजम नहीं बन रहा है। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पिक्चर बनाई गई है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि इसमें क्यों नहीं दिखाया गया कि नॉन 6 पे कैसे अटैक होता है, मैं 4 फिल्में बता रहा हूं दिलजीत दोसांझ की। 2014 में एक पिक्चर आई 1984 पंजाब, दिलजीत उसमें लीड कैरेक्टर हैं। वो फिल्म देखते देखते अगर आप नहीं ट्रॉमेटाइज हो जाएं तो मुझे बताइएगा। उसी पिक्चर में क्लियर सीक्वेंस है कैसे मिलिटेंट्स बस रोकते हैं, नॉन सिख्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नीचे लेके आते हैं और गोली मारते हैं। कौन जो सिख आर्टिस्ट है पंजाब का हिम्मत करेगा इस तरह का सीक्वेंस करने का? अगर आप लेबल डालना चाहते हो उस पर, कोई जो खालिस्तानी लेबल लगाना चाहते हैं कुछ लोग दिलजीत पे, तो उसने तो दिखाया अपनी पिक्चर में। बतौर आर्टिस्ट तो मना कर सकता था ना प्रोड्यूसर राइटर को कि भैया चॉप कर दो, यहां तो लोग बहुत कुछ चॉप कराते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पिक्चर आप देखो जोगी, अगेन सिख दंगों पे है, त्रिलोकपुरी की कहानी है। जोगिंदर सिंह आई थिंक मेन उसका नाम है, दिलजीत जो रोल प्ले कर रहे हैं। जोगी को 2 लोग जो बचा के निकल के जाते हैं, एक चौटाला पुलिस वाला होता है जिसका रोल जिशान आयुब प्ले कर रहा है, और एक कलीम ट्रक ड्राइवर होता है जो हेल्प करता है। क्या है मैसेजिंग इसमें? आप पिक्चरों में कैसे मैसेज करते हो? ऐसे तो करते हो किरदारों के सहारे। यही तो मैसेज था ना कि एक हिंदू और एक मुसलमान ने उस परिवार को सेफली वहां से निकाल के दूसरे जगह पे भेजा जब दंगे चल रहे हैं, जब पागलपन हो रखा है। और पंजाब 1984 को नेशनल अवार्ड मिला है 2015 में। तो कोई अगर ये कह रहा हो कि भैया पहले मिल गया हो, तो आपके सरकार में आपकी जिस पार्टी में रवनीत सिंह बिट्टू हैं उसी पार्टी में मिला है। 2 पिक्चर। तीसरी पिक्चर जो मुझे लगता है जहां पे दिलजीत अलग लीग में शिफ्ट हो गए, चमकीला। हाँ। एक जट सिख दलित फोक आर्टिस्ट आइकन जो था पंजाब का, उसको टच करेगा ये सोचना भी असंभव था। और उसका मेन स्ट्रीम पिक्चर बनाया गया, ये भी नहीं कि कोई आर्ट फिल्म बना के छोड़ दी। चमकीला आप देखो, आपको क्लास और कास्ट पंजाब का जो वॉर है वो दोनों दिखेगा। और जिस तरह से दिलजीत ने वो रोल प्ले किया है, हैट्स ऑफ, क्या शानदार कलाकारी। और वहीं से आपका पूरा ग्राफ चेंज होना शुरू हो जाता है। और फिर आप देखो एक और पिक्चर, ये 3 सिनेमा हो गया, मैं वापस आऊंगा, आप देख लो। तो ये सारे पिक्चर जब आप एक साथ बैठ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा अलग अलग टाइम पे कैसे उसने डील किया। और चमकीला को में किसने मारा? चमकीला को मिलिटेंट्स ने मारा, खालिस्तानियों ने मारा अगेन। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये वाला प्रोजेक्ट से एक खालिस्तानी हो गया जो कि बहुत दिन बाद इंडिया में रिलीज हुई है, तो फिर 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको गिनवा दिए जिसमें क्लियर कट जो खालिस्तान और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के सबसे काले चैप्टर्स जो थे उसको हिम्मत दिखा के दिलजीत ने दिखाने की अपने पिक्चर में कोशिश की। तो इसमें जहां तक वुंड की बात इसने की कि वुंड अभी तक भरे नहीं है, तो ये जो सियासत है ना, ये हमेशा कोशिश करती है कि जख्म भरे ना जाए। नहीं, मैं जैसे ये पिक्चर का पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, मैंने देखा सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे, आप एक पिक्चर से एक इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक राय बना रहे हैं। एक पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर है भाई, और जो असली इंसर्जेंसी हुई वो 1978 से शुरू होकर 1996 तक चलती रही। आपने 3 घंटे की पिक्चर देखकर आपने फैसला कर लिया कि भाई ये हुआ वो हुआ। कांग्रेस खुद कह रही है कि आप दिखाइए पिक्चर। ये कब हुआ ये सब? ये हुआ ये जो पिक्चर का पहले नाम था 1995। हाँ, पंजाब 95। तो ये किसका दौर है? 95 95 किसका दौर है?
ये दौर है सरदार बेअंत सिंह का। सरदार बेअंत सिंह किसके मुख्यमंत्री थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और बिट्टू के दादाजी भी थे। बिट्टू के दादाजी थे। तो कांग्रेस तो कह रही है कि आप दिखाइए, हम कहाँ बात करना चाहते हैं, ये एक्चुअली में ये सब हुआ है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं या लोगों के कुछ ग्रीवांसेस हैं तो कम से कम आप दिखाइए ना। हैदर भी एक पिक्चर आई थी, हैदर अगर देखिए, हैदर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके सतलुज के अंदर है, लेकिन वो भी एक सेंसिटिव मूवी थी। तो कांग्रेस तो कह रही है कि आप दिखाइए, आप नहीं दिखाकर अब आप जो है, अब होगा क्या? लेकिन अब ये पिक्चर ज्यादा देखी जाएगी। जख्मों की बात हो रही है ना, देखिए देखी गई जख्मों है। की बात हो रही है, जख्मों को कुरेदने की क्या जरूरत है? ये भी तो सोचो ना। एक सेकंड में बात पूरी कर लूं कि अरे इस movie को औरंगजेब से क्यों- लेकर अकबर इस तक movie लेकर को- सबके इस तो मूवी को क्यों गिराया गया, क्यों टेकन, व्हाई दिस मूवी वाज टेकन डाउन? उसका कारण यही है कि इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी मैटर आ जाता है। सरकार के सूत्रों से जो हमारी बात हुई उसमें ये पता चला हमको कि इस मूवी को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इससे इलेक्शन से पहले जो टेंशन है वो फ्लेयर अप हो सकती है पंजाब के अंदर। और ये एक्ट है 69A, IT एक्ट है, उसका क्लॉज है 69A, जिसके अंडर जो इंटरमीडिएरीज होते हैं इसके अंदर उन सब से सरकार बात करती है और इसका जो कंटेंट है वो देखा जाता है। और ये एक्ट तब लेके आया जाता है, इसके अंदर तब कार्रवाई होती है जब कोई एक मैटर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है या सर इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, पॉलिटिकल कंसर्न है। सर इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। क्यों? आप ये सोचिए, इसमें जो दिखाया गया जो कंटेंट वो है, चमकीला मुमकीला जो इसमें आई और कंटेंट, बाकी सर इसमें जो ना- कंटेंट है वो किसके दौर का है? कांग्रेस के टाइम का। कांग्रेस के टाइम का है। तो उसमें अगर बीजेपी को इससे क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी तो आखिर क्यों? तो वही नेशनल नहीं, सिक्योरिटी। मैं बता रहा हूँ ना परेशानी हाँ, क्या क्या है, है? मैं बताता हूँ ना क्या परेशानी होगी? कि रवनीत सिंह बिट्टू के दादाजी हैं। तो रणजीत सिंह बिट्टू के अकेले सरदार नेता है जो बेअंत सिंह- बीजेपी से हैं, वो जो कांग्रेस से हैं। अगर सरदार बेअंत सिंह के ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, तो जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल है रवनीत सिंह बिट्टू, उनको लग रहा है कि उनको दिक्कत, क्योंकि वो चेहरा बनेंगे। बीजेपी तो उन पे मतलब दाव आपको ये लगाने लग लगी रहा है। है राहुल, आपको ये लग रहा है कि एक नेता की वजह से इतना बड़ा फैसला सरकार ले लेगी? सिर्फ एक नेता की एक बात नेता नहीं है की वजह ना, से। ये पूरा नैरेटिव की बात है। नैरेटिव की बात है, जिसको सर। बादशाह बना के आप शतरंज के मोहरे चल रहे हो, वो बादशाह ही सिर कट जाएगा तो शतरंज की बाजी तो गई। उसमें मैं फिर सारे मोहरे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। आपने क्या फिर- बादशाह, क्या सर, वजीर, आप क्या प्यादा। फिर सर इसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत छोटी सी चीज, एक छोटे से प्यादे छोटी सी को, चीज, आपने एक छोटे से प्यादे को बहुत बड़ा समझ लिया। ऐसा नहीं है सर कि एक छोटी सी नेता की चीज वजह से जो है जिसको इतना बड़ा आप लेके फैसला आगे लिया चल रहे हो, जाएगा। बारात का दूल्हा ही अगर सर मैं आपको डाकू अगेन उठा ले जाएं तो शादी किसकी होगी? एक मैं आपको बताऊं सर, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न देश की सुरक्षा का है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये भी समझने की जरूरत है। और अगर इससे, मैं आप ये समझिए, इलेक्शन से पहले अगर इससे पंजाब में टेंशन हुए, कौन संभालेगा उसको? तो भाई 48 आम आदमी तो पार्टी की सरकार तो- अलाउ क्यों करी गई फिर पिक्चर? वो अलाउ सरकार ने नहीं की। वो Z5 जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 2 दिन को इसको वो किया, स्ट्रीम किया, पैसा कमाया, उसके बाद सरकार को विवश होकर इसको इंटरवीन करना पड़ा, उसको हटवाना पड़ा। तो 2 अब तो दिन में तो उसकी- बड़े दंगे फैल गए एकदम, जगह जगह दायरे दो जलने दो लग गए। चीजें हैं, दो चीजें हैं इसमें। पहले मतलब ये हम सब नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने Paramount वाले है, हैं। हाँ, बस हमारे लिए सबके लिए पैरामाउंट है। पांचों हाँ जो लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप इस दिल पे हाथ रख के बता दो कि अगर 5 लोग पहले ये पिक्चर देखते Z5 पे, सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता, अब कितने लोग देखते हैं? अब तो सबने देख लिया, फोन पे आ गई है, हमें लोगों के फोन फोन पर पे आ चुकी डाउनलोड है, होके ठीक आ है? चुकी है और पिक्चर। अगर इतना ही होता तो जितनी बार फेसबुक पे इतने लिंक्स हैं, ट्विटर पे इतने लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो, भरा पड़ा है। वीपीएन लोगों के घरों में है, सबके फोन पे वीपीएन है, देख लेंगे नंबर। फ्री में भाई, स्ट्रीमिंग करा और रही जब है। नंबर कश्मीर दो। फाइल और केरला फाइल मैं यही आई थी, बोलने वाला था। तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने बताया, मतलब दूसरी पार्टी ने कहा कि अब तक इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, कौन सा दंगे हो गए और कौन सा लोग कट और गए, सर, मर केरला गए, क्या फाइल्स हो में तो गया, आपको इतनी वो सारी लगाना पड़ा ना, कंट्रोवर्शियल चीजें आई ये हैं। फिक्शनल है, ये लिखना पड़ा ना आपको, केरला फाइल्स, लेकिन मतलब लोगों को ये पता रहता है क्या फिक्शन है और क्या ओरिजिनल है। तो लिखना पड़ा ना। कितना भी यहाँ तो आप फैक्ट पे था। कितना भी आप चिकन को बोलो ये आलू है तो लोग नहीं मानेंगे। वो चिकन को चिकन ही मानेंगे। तो यहाँ तो तो ये सियासत है। तुम इतने भोले हो कि सियासत पे भरोसा कर रहे हो। ये सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, जरा भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। पूरी history और ये को सारी एक ही चीजें किताब से मक्खी बैठ पढ़नी रही है। हैं।
सॉरी 12वीं में जो हिस्ट्री की किताब होती है, अब एनसीईआरटी में कितनी चल रही है पता नहीं, पूरी हिस्ट्री एक ही किताब से पढ़ लोगे क्या भाई? मल्टीपल किताबें पढ़नी होगी। अलग सोच से पढ़नी ये पड़ेगी कितना भाई। मासूम है, चांद को खिलौना समझे बैठा है। ओहो सर ला दीजिए खिलौना। लेकिन मुझे ये बताओ इसमें फिर ये कि आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है रिटेन करने के लिए पंजाब, और कांग्रेस के भीतर खाने जो चल रहा है, तुमने नेताओं से अमित बात बताए, करी है, मैं तुम बताता बताना हूँ। कि क्या हो क्या रहा है। बीजेपी तो क्लियर है भाई 117 पे अकेले लड़ेंगे। रिसेंटली बैठा था कहीं पे किसी नेता के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। तुम हिस्सा बन गए हो क्या स्ट्रेटेजी नहीं, मैं टीम का आजकल? सुन रहा था। अच्छा। तो अब सुन तो लो आप पूरी बात, तभी तो ये plot twist महाभारत आपको का मिलेगा। संजय था उस समय। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए, बीजेपी के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी इज अ नॉन फैक्टर, ओके, एज अ नॉन फैक्टर। एज अ बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी इज अ नॉन फैक्टर। नॉन फैक्टर एज अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज अभी जो स्थिति बन के आ रही है, बीजेपी के लिए पूरा चुनाव होगा पंथिक वर्सेस हिंदू। ये कैंपेन डेवलप होगा धीरे धीरे, पंथिक वोटर्स वर्सेस हिंदू कर होगा। और जो अमृतपाल की पार्टी है वारिस पंजाब दे, उसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, और गलती से अगर बेल अमृतपाल को उस वक्त तक मिल गई, सिर्फ इसी बात पे कि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली थी चुनाव के दौरान और बाकी नेताओं को भी मिला है, तो अगर ये होता है तो जिस बेल्ट में अमृतपाल है वहां पे कम से कम 20 सीटों पे असर डलेगा। जब ये असर होगा तो पंथिक कौन वोटर है, जो अकालियों का मेन वोट बैंक है, और या जो रैडिकल भी आप कह सकते हो, उसमें एक एलिमेंट है जो बिल्कुल रैडिकल एलिमेंट है। सिख वोटर्स में भी आपको बाइफर्केशन करके पंथिक वोटर्स देखना पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए फिर डोर्स ओपन हो जाएंगे लगभग 38% हिंदू वोट बैंक का, जो अभी 40। अभी डिवीजन है, अलग अलग उसमें मैट्रिक्स में डिवीजन है, अलग अलग एरिया का डिवीजन है। तो फिर देन यू वांट टू गो फुल थ्रॉटल, 50-60% का स्ट्राइक रेट अगर आप ले जाते हो, यू विल एंड अप बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। आम आदमी पार्टी को आप 28% तक रोक दो और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हंग असेंबली की तरफ रास्ता खुल जाएगा। ये मुझे समझाया गया, और उसके तो बाद यही प्लॉट ट्विस्ट मेरे पास था। और उसके बाद ये आम सब- आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाएंगे। आज जोड़ ये लेंगे, तो कहाँ ये पे तो देखो, रहेंगे? ये होगा कि नहीं होगा, या this आम is आदमी far-fetched। पार्टी, या ये आम आदमी बताएगा, पार्टी राहुल और बताएगा। पुत्र पंजाब दे, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी और वारिस पंजाब नहीं, नहीं, ये कह रहे हैं, हो ही नहीं कांग्रेस और सकता। आम आदमी वारिस पार्टी। पंजाब दे इज व्हाट? कोई पॉलिटिकल अमृतपाल के। कोई पॉलिटिकल पार्टी अमृतपाल की पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार पंजाब में चलाएगी ही नहीं, और चला ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि 27 में जहां जहां चुनाव है वहां कांग्रेस तनाव क्यों है? तनाव में? हाँ। किससे मिल लिया आप? पंजाब में भी देखो कितनी हालत खराब है। पंजाब में आपस में ही गुटबाजी तनाव चल चल रही रहा है। नहीं, देखिए अच्छा, कांग्रेस चन्नी ने अपनी चवन्नी क्यों चलाना चाहते हैं? चौधरी तो मुझे जयंत चौधरी याद आता है। हाँ, क्या पूछा तूने? चन्नी अपनी चवन्नी क्यों चलाना चाहते हैं या उछालना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के अंदर ये एक सेंस है कि आज की डेट में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है कांग्रेस पार्टी का, तो कौन है? वो चरणजीत सिंह चन्नी है। ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी भी बहुत समझदार आदमी है। पूछिए कैसे? कैसे? उन्होंने ये देख लिया कि यार मेरे को लोग बॉक्स करते हैं दलित नेता बोल के, दलित नेता बोल के, तो मैं अपनी एक छवि इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं सब सोसाइटीज का लीडर हूं। तो उन्होंने अपने घर पे कैसे, उनके घर पे जो मीटिंग हुई, जब वो नाराज हुए, मोरिंडा में उनका घर है, कैसे कैसे लोग गए। सिद्धू मूसेवाला के पिताश्री बलकौर सिंह सिद्धू, ओपी सोनी, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, मेजॉरिटी वो लोग गए जो कि या तो जट सिख थे या फिर हिंदू कम्युनिटी से आते थे। कुल मिलाकर ये बताने के लिए कि मैं सुख रंधावा गए, सब लोग मेरे पास आते हैं कि मदद सब के लोग लिए। मेरे पास आते हैं, आप मुझे बार बार ये बॉक्स मत करिए बस। इसकी देखा देखी में क्या हुआ, वड़िंग साहब ने भी पहन लिया वो जय भीम का पट्टा। कि अगर आप वही मतलब काउंटर किया उन्होंने भी जय भीम का वो मेरी एक टेरिटरी नीला, में मारोगे हाँ। एंट्री। हाँ, तो उनको ये लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चन्नी है। लेकिन जो अभी रिजिक की बात हो रही थी कि हाँ भाई इसको कमान देनी है, उसको कमान देनी है, वो फैसला पार्टी नहीं कर पाई। और फिर पार्टी अगर फैसला नहीं कर पाई, उन्होंने ये जो फैसला हुआ है कंटिन्यू करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एंडोर्स कर दिया है राधा वड़िंग को या बाजवा साहब को।
इसका मतलब ये है कि अभी वो बस वो फैसला करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाँ, तो इसका मतलब तनाव में है ना। जब आदमी फैसला करने की स्थिति में नहीं हो तो तनाव में ही रहता है। यूपी में भी यही स्थिति है। यूपी में भी हाँ, ऐसे बोलिए ना पूरा। पहला सवाल मेरा यही था कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां तनाव है। अच्छा, तो मुझे लगा आप सिर्फ पार्टी, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में तो मतलब वो सही आदमी से मिलते हैं। तो कांग्रेस जो है उन्होंने अब बघेल साहब को जिम्मेदारी दी है। दिल्ली से फोन गया है चन्नी साहब को कि आप बघेल साहब से मुलाकात करिए, जो भी आपके ग्रीवांस हैं उनको इन्फॉर्म करिए। अगर आपके बीच में नहीं सुलह होती है फिर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में आपकी सुनवाई होगी। चन्नी कहीं नहीं जाने वाले, पार्टी बनाने वाले हैं चन्नी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने चला दिया या चल रहा सोशल मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो निकल कर गए तो क्या स्थिति होगी। एक आखिरी बात, एक ये भी बड़ा चलता है, उनके विरोधी चलाते हैं चन्नी साहब के, कि चन्नी साहब को अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनके ऊपर कोई केस वेस पेंडिंग है और ये शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। ये भी उनके विरोधी लोग चलाते हैं। मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, उसने कहा कि अगर यही लॉजिक है तो फिर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया? और अगर यही लॉजिक है कि किसी में मुकदमा है तो ऐसे तो हमारे आदरणीय नेता बाहर हो जाएंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि होता ही है ना मुकदमे होते हैं। तो बोला यार ये इस चश्मे से देखना कि यहाँ पे आप लॉयल इसलिए नहीं है क्योंकि आप पे एक मुकदमा है, ऐसे तो फिर हम पार्टी नहीं चला सकते। तो कुल मिलाकर ये है कि चन्नी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, और जो तनाव की आप बात कर रहे हैं वो तनाव को दूर करने के लिए नवरत्न ठंडा तेल पार्टी ने खरीद लिया है और उनको ठीक करा जा रहा है उनका मामला। हाँ, जहां तक उसकी बात है, नवरत्न ठंडा तेल जो कूल रखे दिमाग को। ये सही बात है कि अगर इस पर चार्जशीट या उस पर कर दें तब तो बहुत सारे लोग राजनीति में रहेंगे नहीं। कुछ बेल पे बाहर हैं, कुछ चार्जशीटेड हैं, कुछ बिना चार्जशीटेड हैं, कुछ सेल पे भी हैं। हाँ, लेकिन सबके कुछ ना कुछ तो तमाशा लगा हुआ है। इसीलिए संजय जी आप देखेंगे अगले आने वाले जो मॉनसून का सत्र है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बिल जो पिछली बार विपक्ष ने काफ़ी हो हल्ला किया था, थोड़ा सा महिला आरक्षण नहीं, ये जो बिल है जिसमें यह है कि 30 डेज के अंदर एज अ चीफ मिनिस्टर, जिसमें पीएम का भी नाम ऐड किया गया है, बिल ये कहता है अगर आपके ऊपर केस है, कार्रवाई चल रही है तो आप विद इन 30 डेज इस्तीफा दीजिए। कार्रवाई नहीं, जेल आप चले गए। अगर आप जेल चले गए तो 30 डेज के अंदर आपको इस्तीफा देना होगा। ये नहीं चलेगा कि भाई जेल से सरकार चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि केसेस वेसेस की बात है, तो इसी को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस बिल की बात है, जो मुझे लगता है दोबारा इस बार हम संसद सत्र में देखेंगे। तो चलो फिर अब नहीं, पीयूष बताना चाह रहा नहीं, मैं फेक फैक्ट्री वाली बात इसलिए कह रहा हूँ, एथेनॉल वाली जो बात है, लोगों के मन में कहाँ से क्या क्या आ गया। आज मैं एक चीज बता दूं और ये सबको जानने की जरूरत है, E20 पेट्रोल का इस्तेमाल हम पिछले 2 सालों से ज्यादा से कर रहे हैं। आज अचानक कहां से ये चीज निकल के सामने? अभी भी सरकार ये कह रही है कि हम प्रायोगिक तौर पे ही कर रहे हैं। मैं अपनी बात एकदम फैक्चुअल बात बता रहा हूं आपको। हाँ। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल पिछले 2 साल से ज्यादा से हो रहा है। एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो ब्रेक डाउन हुई हो या खराब हुई हो। सभी गाड़ियों के सभी मॉडल्स पर टेस्टिंग होने के बाद ये E20 लाई गई। 1 सेकंड सर। और ये भी जो कहा गया कि E25 सरकार लेके आने वाली है, E25 सरकार अभी नहीं लेके आने वाली, उस पर भी टेस्ट चल रहे हैं। उस पर भी सारी गाड़ियों सभी मॉडल्स पर टेस्ट चल रहे हैं। जब टेस्ट आ जाएंगे तब उसके बाद ही उनको इंट्रोड्यूस करने की बात सरकार भाई, लेकिन ऐसा है कि नोट की गड्डी में अगर 1 नोट कम है तो आपको 99 तक गिनना पड़ेगा। 2 साल में कैसे पता चल जाएगा कि 10 साल में असर होता है या 9 साल में असर होता है, वो 2 साल में सर कैसे पता चलेगा? ये जो पूरा प्रयास है आज से थोड़ी चल रहा है। 2023 से E15 आया था, फिर E20 आया है, E20 कितना माइलेज ड्रॉप हुआ पीयूष? वो ये तो सरकार कह रही है कि माइलेज तो इसमें रिड्यूस होता है, लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि उतना जितना प्रचार किया जा रहा है उतना इंजन पे असर नहीं होता है। दिस इज किसान फार्म लॉज मूवमेंट फॉर बीजेपी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल। तब आपने एक स्टेट से बिना कंसल्टेशन, फार्मिंग कम्युनिटी से बिना कंसल्टेशन किए उनके ऊपर 3 जो है रिफॉर्म्स डाल दिए। पंजाब ने आंदोलन किया तो उसको कई नेताओं ने, जो कि अंकित है, खालिस्तानी बुला के रिजेक्ट करते रहे। आप बैकफायर किया, आपको पीछे हटना पड़ा। उसी तरह से, क्योंकि वही शुरू में जब मैंने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेला मकान मेरा थोड़ी है,
तो वही जो कई लोग देश में तब कंफ्यूजन में थे, अब ऐसी आग लगी है कि पूरे देश में सबके पास गाड़ियां हैं, कोई सब नाराजगी में है। एक बात और साफ जितना साफ बता दूं, कहोगे कि अब पानी से गाड़ी चलाने का सपना है मेरा, उतना हाइड्रोजन। मोटर में जो है आग लगेगा। सीधी बात, नो बकवास। हाँ। एक बात, E20 पर सरकार बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। फार्म लॉज पर उस टाइम स्थिति ऐसी थी कि सरकार को पीछे होना पड़ा। E20 पर सरकार पीछे नहीं जाएगी, जबकि E25 भी आएगा टेस्ट होने के बाद। सिर्फ और delay सिर्फ हुआ ना, E20 को roll out delay लेकर क्यों हुआ? रोल आउट की तैयारी ही नहीं थी। तैयारी नहीं थी तो हेडलाइंस कैसे बन गए? सब delay? झूठ, सब झूठ है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सब झूठ, बिल्कुल गलत। E25 रोल आउट के बाद कब आएगी? इसका बस, फैसला बस, बस। एक मिनट, इसका एक मिनट, इसका E25 की फैसला बात कब आज आएगी? कमेंट सेक्शन में हो जाए। मैं आपको बता रहा कमेंट हूँ। सेक्शन में हो जाए कि कितने लोगों को एथेनॉल से प्रॉब्लम मैं है, आपको आप बता रहा हूँ। कमेंट करके मांगते हैं बता हम पे इथेनॉल comments भाई, आते हैं। ऐसा है, यहीं पर लोग भाई, ऐसा ऐसा देखो, है। जहां E20 मैं सर मैं एक बार क्लियर कर दूं, फिर से बात गलत ना हो जाए। E25 को लेकर सरकार ने रोल आउट कभी तैयार ही नहीं किया, उसको लेकर भी टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुए, अभी भी टेस्ट चल रहे हैं। जब टेस्ट हो जाएगा, मेरा एक result आएगा, सवाल है तब होगा। पीयूष से, मेरा एक सवाल है, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? वो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। वो इंटरनेशल मार्केट में तो फुस हो चुका है पेट्रोल। अब सर, अब सरकार बताए इस बारे में। प्योर अब तक का कौन बता रहा था? मैं facts बता रहा हूं। तुम जाके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पढ़ो ना। मैं फैक्ट्स, आई एम टॉकिंग ओनली ऑन फैक्ट्स। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। प्योर पेट्रोल कितने रुपए लीटर है देश में? अब बेटा तो तैयार हो जाओ, कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आने वाले हैं। भाई क्यों? देखो ऐसा है, प्योर पेट्रोल कितने रुपए लीटर है ये पता करो, और उस पे ब्लेंडेड पेट्रोल कितने का मिल रहा है। Last ये TMC वॉर का अब लेटेस्ट। कमेंट सेक्शन में चला गया है, वहीं देखो देखेंगे हम। देखो अब यहाँ भी 3 एंगल हो गए हैं। एक तुम्हारा एंगल है, एक इसका है, एक इसका है। टीएमसी से में जो विस्फोट हुआ है उसके 3 एंगल हो गए हैं, 3 कोण हो गए। एक ममता बनर्जी का है, और दूसरा ऋतिव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय बनर्जी का है, और तीसरा हुमायूं कबीर भी वहीं से ही निकले हैं, तो जाहिर है कि वहीं के वोट बैंक को डेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में, और 3 अभी सांसद टीएमसी से निकल के बीजेपी में आ गए। अब जिस तुम मॉनसून सेशन में बात कर रही थी जिस उसकी, तो राज्यसभा में भी बीजेपी एनडीए बहुमत की ओर काफी बढ़ टच रही है कर आगे। रहा है। बढ़ भी तो रही है। इसका कितना असर होगा, कितना असर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में और उसके जरिए पूरे आसपास के इलाकों? मैं आपको बता दूं सर, आप देखना जो कोर्ट में केस जाएगा ना अभी, जो मुझे लगता है टीएमसी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हो रही थी, और मेरी एक फॉर्मर लीगल एक्सपर्ट से बात हुई जो इलेक्शन कमीशन के साथ थे पहले। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कुछ और लिखा गया था टीएमसी के, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले उसको बदला गया, लेकिन जो बदला गया उसका प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक पार्टी रजिस्टर करते हैं, आपको कोई पार्टी रजिस्टर करनी है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, संविधान देते हो आप अपना संविधान देते हैं। हर पार्टी को अपना संविधान देना अनिवार्य है, क्योंकि आप बेसिकली ये इसको आप ऐसे मानिए कि देयर हैज टू बी इंटरनल डेमोक्रेसी ऑल्सो। और अगर कोई सी पार्टी में ये तय किया जाता है, मैं बीएसपी का छोटा सा 1 मिनट में आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार बीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि मायावती जो है आजीवन तक बीएसपी की प्रेसिडेंट रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम इसको फ्लैग ऑफ किया, बीएसपी ने दोबारा अपनी मीटिंग बुलाई और इस चीज़ को रद्द किया, क्योंकि ये बहुत क्लियर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट आजीवन कोई रह ही नहीं सकते। ये कोई ट्रस्ट नहीं है कि आजीवन रहोगे, आपको इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। जो मेरी उन लीगल एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन और पुराना टीएमसी का पढ़ा है, तो मेरा असेसमेंट ये है कि टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। आप देखना, अगर ये कोर्ट में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट केस अगर होता है वो टीएमसी का पल्ला इस बार हल्का रहेगा। निर्वाचन आयोग, अगर वहां पर निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाए तो निर्वाचन आयोग वो पुराने वाले मूल जो उनके पास रिकॉर्ड में है वो कॉन्स्टिट्यूशन पेश करेगा, आगे वो लेके आएंगे, और आपने उसको प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं पार्टी ऑफिस गई, 5 अपने लोग बैठाए, उन्होंने एक मेमोरेंडम पास कर दिया, वो नहीं होता ऐसा। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इलेक्शन कमीशन में तो दोनों पहुंच गए हैं। ऋतव्रता, आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनके फैक्शन का जवाब भी आएगा। हाँ, लेकिन कोर्ट में फिर ऋतव्रता बनर्जी को ये भी बताना पड़ेगा कि उनको कितने हजार डेलीगेट्स ने वोट डाल के अरूप राय को चेयरपर्सन बनाने का पावर दिया, और वर्टिकल जो कितने लोगों ने एनडब्ल्यूसी के लिए वोट किया था। 2017 में कागज उठा के देखिएगा, जब चुनाव हुआ था चेयरपर्सन का और एनडब्ल्यूसी का, 22,000 डेलीगेट्स का वोट पड़ा था। 22,000 किसी होटल के कमरे में
बैठ के चेयरपर्सन नहीं डिसाइड हुआ था। और ये जो ऐश्वर्या बात कर रही हैं, सच में चिंता है इस वक्त जो ममता बनर्जी का धड़ा है उसके अंदर, कि मार्च 2026 में चुनाव के पहले जो संविधान टीएमसी का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट पे तो अपलोड कर दिया क्योंकि उनको शक था कि कुछ हो सकता है गड़बड़। कायदे से वो 10-15 दिन में, 1 महीने में ईसीआई की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाना चाहिए था, वो अपलोड नहीं हुआ। तो ईसीआई को हो सकता है सप्लाई नहीं किया हो, दिया ही नहीं हो। भेजा गया है, भेजा और था। उसको लेके कम्युनिकेशंस भी हो रहे हैं और उसको लेके चिंतित हैं कि ये ईसीआई की वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि कोई चेंजेस शायद रिसेंटली एनसीपी के उसमें हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में हुआ है, तो इमीडिएटली 10 दिन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था। मुझे ये टीएमसी वाले कह रहे थे जो ममता बनर्जी फैक्शन के हैं। तो चिंता तो है कि वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं हुआ है तो फिर आपका केस वहाँ पे लीगली थोड़ा कमजोर होगा। कमजोर होता है, क्योंकि रेफर तो आप यही वाले को करोगे। चंद्रमा भट्टाचार्य ने इसको साइन किया था, इस वाले डॉक्यूमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो चिंता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हुई है कि ममता बनर्जी ने अब ये डिसाइड किया है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी। बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, किन्होंने कहा? ममता बनर्जी तो यूट्यूबर से ही करेंगी वो अब अपना सोशल मीडिया हैंडल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखना शुरू करेंगी। तो इससे कर दो। फायदा नहीं, मुझे तो लगता है फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है जब आप इस तरह का कदम उठाते हो। हाँ, ये पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने किया है कि बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई रिपोर्टर सामने नहीं होता था और फिर सबको मिल जाता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बोल नहीं रहे खुल के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। चलो ये मतलब जहां भी देखो ऊपर चढ़ के देखा, घर घर यही लेखा, हर जगह हर घर में मिट्टी के ही चूल्हे होते हैं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अंतिम पड़ाव आपको मिलेंगे 1-1 मिनट जिसमें आप अपना कोई भी, ये 0 आवर शुरू होता है, आप अपना कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं जो आपको लगता है कि दर्शकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बस आपका समय शुरू होता है। सर, मेरा समय शुरू होता है तो मैं अपने समय में एक बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जब चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल में सरकारी मुलाजिमों के डीए की बात उठाई गई थी, वैसे ही इस बार भी पंजाब में डीए नहीं मिला है वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को। ये मुद्दा बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से उठाने वाली है। ये मैटर कोर्ट में भी जा चुका है और सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इस पर बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। तो अगले कुछ दिनों में 2-3 इश्यूज, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू ड्रग्स के अलावा लॉलेसनेस, और तीसरा एक बड़ा इशू एक और निकल के सामने है, वो सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिलने वाला, जो डीए की मांग बहुत दिनों चल रही है। अब देखते हैं उसमें आगे किस तरह से फैसला होता है। हाँ, चुनाव से आने पहले कम से कम महिलाओं को 1000-1500 रुपए तो मिलना शुरू हो गए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं, डीए नहीं मिल रहा ना सर। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ, तो उसका असर दिखा हमने पश्चिम बंगाल में। माननीय सदस्य दिन आ रहे हैं। धन्यवाद माननीय महोदय। तो देखिए, कांग्रेस का और एनसीपी का जो मर्जर का बात चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, और मुझे ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ एनसीपी आपको कांग्रेस पार्टी में मर्ज दिखाई दे सकती है, बल्कि छोटी छोटी 2 और पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस में समाहित हो जाएंगी। संगम चल रहा है यहाँ। और आखिरी बारी जो एक बड़ी पार्टी समाहित हुई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो थी चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी, और उससे पहले हुई थी 1998 में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। आपको याद होगा एनडी तिवारी कांग्रेस बन गई थी, बहुत सारी, ये तमाम जो धड़े थे ये सोनिया गांधी की लीडरशिप के अंदर वापस कांग्रेस के अंदर आए थे। तो अभी भी आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जो दल नहीं लड़ पा रहे हैं या जिनको नहीं दिख रहा है अपना पॉलिटिकल फ्यूचर, वो आप आइए, क्योंकि आपकी पार्टियों को तोड़ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि 6 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, 5 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर 100 पे लगेगा ना फॉर्मूला। तो आप आइए, जुड़िए, और अगर आपको कोई पोजीशन चाहिए या कोई पॉलिटिकल एश्योरेंस चाहिए वो भी हम देंगे। तो आप देखिएगा कि कांग्रेस चाह रही है कि जो उसकी छतरी है, यहाँ से इसने शुरू किया था, उसकी छतरी के नीचे सारी कमलाएं आ जाएं। ये गाना है, याद है? हाँ। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिनको रास्ता नहीं दिख रहा है वो इस बारिश में हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हमारे पास छतरी भी है और टॉर्च भी है। हाँ, डंडा भी है। मुझे लगता है सर ये जो मॉनसून सेशन आने वाला ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बिल्स, कुछ ऐसे बिल्स जो पहले सरकार को कुछ पार्टियों ने कहा था कि भाई हम साथ हैं, क्योंकि विपक्ष की जो सारी रणनीति है वो ये इलेक्शंस के बाद एकदम तितर बितर हो चुकी है। तो मुझे लगता है
जो हमें एक चीज़ को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए वो ये मॉनसून सत्र है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट बिल्स इस बार आएंगे। और मुझे लगता है कि मानसून सत्र बहुत हंगामे भरा होगा। एक थाली जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था, अचानक से बीते 3 हफ्तों में 3 बड़े बड़े मुद्दे वहाँ पे आके सज गए। नीट पेपर लीक, उससे विपक्ष सरकार को घेरना शुरू करेगी। जैसे ही लगेगा गियर्स डाउन हो रहे हैं, अचानक से फुल थ्रॉटल पे जाएगा राम मंदिर पे चंदा चोरी। अवधेश प्रसाद आपको फिर से जो है एकदम फ्रंट में बैठे हुए दिखाई फ्रंट पड़ेंगे। रो में आपको दिखाई देंगे। और इससे अगर हीट शांत होती हुई दिखे तो एथेनॉल डालकर बिना किसी ब्लेंडिंग के आग लगाने की कोशिश विपक्ष करेगी, ताकि अब यही पूरा रील कटेगी, पार्लियामेंट- विपक्ष आग लगा रहा है। लेकिन पास हो गए बिल तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, हो जाएगा। हाँ, फिर हिस्टोरिक होगा, फिर historic ये है। मॉनसून सेशन हिस्टोरिक होगा। और अब मेरी बारी है। तो अयोध्या में जांच को लेकर पूरी फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन वहां पर सुधारों की शुरुआत हो गई है, जिसमें चंपत राय जी और साथ में डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनके जो वीआईपी दर्शन के पास जारी करते थे उनकी आईडी तो ख़त्म हो गई है। अब महंत दिनेंद्र दास जी, उनको नई आईडी अलॉट कर दी गई है, अब वो वीआईपी पास जारी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ईश्वर के आगे सारे लोग बराबर हैं तो कौन वीआईपी, कौन आम और कौन ख़ास? आम आदमी पार्टी वाले भी आम बन के ही जा रहे हैं, तो फिर ख़ास लोगों को भी आम बन के ही जाना चाहिए, जैसे कि बाकी कई मंदिरों में ऐसा है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर राम मंदिर से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। वीआईपी कल्चर समाप्त और उसके आगे सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह, तो वाह, वाह। वैसा अगर कर दें तो ठीक है। लेकिन चलिए, शुरुआत तो हुई, सुधारों की शुरुआत हुई, और सुधारों की शुरुआत अब आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और विश्वास भी बहाल होगा। अब हम आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले एपिसोड्स को लेकर आप लोगों ने जो अपने कमेंट्स दिए हैं, आपका प्यार भी है इसमें, कई जगह फटकार भी है। तो हम सारा एक नज़रिए से पढ़ते हैं, कोई वीआईपी नहीं, कोई आम नहीं, सबके कमेंट एक एक करके हम पढ़ते हैं। जिसमें महेंद्र मोदी जी, उन्होंने लिखा है कि आप लोगों की मंडली बड़ी ज़ोरदार है। थैंक यू। धन्यवाद मोदी जी। और प्रेजेंटेशन माशाअल्लाह, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, धन्यवाद। अंकुश लिखते हैं, मैं जब भी कमेंट करता हूं उसमें आरजी, पीयूष, मौसमी और ऐश्वर्या जी का उल्लेख करता था। आज कुछ विशेष टिप्पणी कर रहा हूं। अमित को न्यूज़ एंकर के रूप में देखना चाहेंगे। खुशी तो देखो। अनमोल नए पत्रकार हैं किंतु काफ़ी संतुलित और तटस्थ हैं। पितामह स्वरूप संजय जी को प्रणाम। जय जय हो। पितामह जी। धनजी वेलानी, उन्होंने लिखा है, इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग टाइम एवरी फ्राइडे वॉचिंग योर पॉडकास्ट। आई लिव इन लंडन एंड वेट फॉर योर पॉडकास्ट एवरी फ्राइडे। वाह, बहुत धन्यवाद। Thank you. और इसमें बाकी आप क्या देखना चाहते हैं लंदन से, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे विषयों को शामिल किया जाए। सर, इनका तो टास्क है। देखिए, जो हम वैसे खासतौर से बाहर से हम लोगों को लिखते हैं, यूके या लंदन से, अब टास्क है कम से कम 5 लोगों को और थोड़ा थोड़ा तो रिपोर्टर्स ऑफ ईयर दिखाइए, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़े। मिलिंद मजूमदार, उन्होंने लिखा है कि हमेशा की तरह इस बार का एपिसोड भी बहुत अच्छा रहा। ऐश्वर्या जी ने उत्तर प्रदेश के लिए 320 सीट की जो भविष्यवाणी की, वो मेरे हिसाब से सही साबित होगी। भाई, वेवलेंथ मिल गई है दोनों की। इसके अलावा पीयूष जी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 40 सीटें गठबंधन में मिलने की बात कही है, वो भी मुझे लगता है सही अनुमान है। वेवलेंथ वाकई मिल गई। हाँ, पंजाब और एनसीपी शरद पवार के बारे में मौसमी जी का विश्लेषण भी सटीक है। इस बार संजय जी की कमी खली। मुझे लगता है देश की राजनीति को समझने के लिए सभी को आपका यह प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मजूमदार साहब। एनी ने लिखा है, अनमोल शुड कंटिन्यू मोर विद हिज पंजाबी स्लैंग्स। भारतीय जनता पार्टी। अनमोल तक हम आपकी भावनाएं जरूर पहुंचाएंगे। शेलरप, भाई साहब, राजनीतिक बातें इतने अच्छे और हल्के फुल्के तरीके से करना कमाल है, और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए मज़ेदार है। सदा आगे बढ़ते रहो, ये दुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। दिनेश कामत, वो लिखते हैं, आई एम इन USA ऑन लॉन्ग वेकेशन एंड आई वॉच योर पॉडकास्ट रिलीजियसली एंड enjoy it fully. Thank you all for giving actual picture of what is politically happening in our country. Best wishes. Wow, thank you. Dr. Rawat
उन्होंने लिखा है कि मौसमी मैम, ऐश्वर्या मैम, अनमोल जी, अमित जी, बेस्ट टीम, वी मिस आरजी सर जी। देखिए साहब, we missed आपका RG सर इंतजार जी। खत्म हुआ और आरजी यहाँ पर प्रकट हो गए। आयुष ने लिखा है कि हंसी मजाक और भाईचारे के बीच आप सभी लोग राजनीतिक ताने बाने की बातें बहुत ही आराम और मनोरंजक तरीके से कर देते हैं, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्टर्स ऑफ एयर भारत का पॉलिटिकल पॉडकास्ट ऑफ चॉइस बन चुका है। थैंक यू ये सर्टिफिकेट देने के लिए। विकास गुर्जर लिखते हैं, आपकी टीम जब जयपुर आएगी तब मैं पूरी टीम को देसी घी में बना चूरमा खिलाऊंगा। चलिए जयपुर। ये सबसे जबरदस्त एडिशन होना चाहिए इसका। एक बार ये हुआ कि एक कहीं टक्कर लग गई और एक बूढ़ी महिला वहां पर घायल हो गई, गिर गई। किसी ने कहा ये डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, किसी ने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, एक ने कहा भाई इसे चूरमा खिला दो। मैंने कहा, भाई पहले पीछे वाले की बात सुनो, ये चूरमे की कह रहा। तो साहब इस मीठे कमेंट्स के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में अगले बहुत सारी चर्चाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे और फिर ये बतकही यूं ही जारी रहेगी। तब तक आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार। Reporters of Air.